हाँ जी, सो जूम तो ये नहीं, ये हमने चोक पॉइंट बोला, वी वर डिस्कसिंग चोक पॉइंट्स इन इंडियन ओशन। सो ये मैपिंग कर लीजिए आप। इसका नाम क्या था? स्टेट तो समझते हैं ना, स्टेट इज अ वाटर बॉडी, छोटा सा वाटर बॉडी होता है दैट कनेक्ट्स टू लार्जर वाटर बॉडीज। यहाँ पे दिस स्टेट इज स्टेट ऑफ बाब अल मंडप, एंड दिस स्टेट कनेक्ट्स ये रेड सी विद ये पूरा इंडियन ओशन, या फिर वो क्या बोलते हैं, गल्फ ऑफ ईडन। एंड ये एक दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है, इसको कहाँ लिखें? दिस इज स्टेट ऑफ होमरूज। स्टेट ऑफ होमरूज कनेक्ट पर्शियन गल्फ विद गल्फ ऑफ ओमान। लिखिए इसमें रेड सी एंड गल्फ ऑफ ईडन, पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान। गल्फ भी समझते होंगे ना आप लोग, गल्फ क्या होता है? नहीं, ज्योग्राफी हो गया ना आपका? गल्फ इज अ वाटर बॉडी जो सराउंडेड होती है लैंड से, जनरली 3 साइड से जमीन से घिरी भी होती है, एक साइड खुला होता है। जैसे इसमें आपको दिख रहा होगा कि ये तीनों साइड से घिरी हुई है, एक ही इस साइड से वो खुला हुआ है, ये गल्फ होता है। बे जनरली, बे भी इसी तरह के वाटर बॉडीज होते हैं दैट आर सराउंडेड बाय लैंड, बट बे छोटे होते हैं। गल्फ बड़े होते हैं, बे छोटे होते हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बोलचाल वाली बात है। हाँ मतलब एक कॉमन बैलेंस में कि जो थोड़ा सा बड़ी वाटर बॉडी होती है उसको गल्फ बोलते हैं, बे छोटा होता है। ऐसे कहीं पे लिखा हुआ नहीं है ना कि इतना बड़ा होगा तभी गल्फ बोलेंगे, बे बोलेंगे, वो तो जिसकी जो भावना है वैसे बना रखे नाम। और एक ये बोला था हमने, दिस इज सुएज कनाल। ये सारे इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, स्ट्रैटेजिक, एंड यू आर एक्सपेक्टेड टू नो इवन कौन कौन सी कंट्रीज इन पे बॉर्डरिंग करती है। सो सुएज कनाल इज कनेक्टिंग मेडिटेरेनियन सी विद रेड सी। एशिया का तो ऑलमोस्ट 80% जितना भी ट्रेड है, एवरीथिंग इज गोइंग थ्रू बाब अल मंडप एंड होमरूज। दिस कनेक्ट्स मेडिटेरेनियन एंड रेड सी। आपका ज्योग्राफी में नहीं हुआ क्या मैपिंग? ये सब हुआ है ना, लेकिन सब एग्जाम्स के बाहर गए, सब एग्जाम के बाहर गए। अच्छा, नहीं ये तो किया ही होगा, तो इम्पोर्टेंट है। मैंने इंडियन मैपिंग किया था, अमेरिका और एशिया के, यूरोप और वो अफ्रीका नहीं किया। ठीक है, हम ट्राई करेंगे जितना कर पाएँ, जो आईआर के लिए इम्पोर्टेंट है वही हम करने की कोशिश करेंगे। अब जैसे ये जो वेस्ट एशिया की कंट्रीज हैं, आपको आइडिया होगा, चलो वेस्ट एशिया में करेंगे, उसको छोड़ो। और हमने बात करी थी कि ये वाला, दिस इज 4th चोक पॉइंट, मलक्का। मलक्का स्ट्रेट सारा इन्हीं 4 चोक पॉइंट से होता हुआ, ऑल ट्रेड ऑल शिपमेंट यहीं से जाता है। फिर हम बात कर रहे थे कि यहाँ पे वी हैव अंडमान एंड निकोबार, एंड जस्ट between this Great Nicobar and Sumatra Island we have 6 degree channel. This is another international ये रूट पे आता है SLOC में, and this is a feeder channel to Malacca. जो भी मलक्का से पास होता हुआ शिप जाएगा, there is a very high probability वो 6 डिग्री चैनल से होता हुआ जाएगा। 6 डिग्री का मतलब समझ रहे होंगे ना, 10 डिग्री 11 डिग्री 12 डिग्री क्या होता है? 6 डिग्री लैटिट्यूड। 6 डिग्री इज द लैटिट्यूड इस पॉइंट का। और कुछ जानने वाली बात इसमें आपकी, हम उस दिन साउथ चाइना की बात कर रहे थे, दिस इज साउथ चाइना सी। ये जो पूरा इलाका है, दिस इज साउथ चाइना सी। अभी के लिए तो बहुत है, फिर बाद में एज विल मूव फॉरवर्ड हम आगे देखते रहेंगे। सो वी वर डिस्कसिंग इंटरनेशनल रिलेशंस में व्हाट आर द डिटर्मिनेंट जिससे किसी की फॉरेन पॉलिसी डिटरमाइन होती है। हम फर्स्ट फैक्टर की बात कर रहे थे, लोकेशन।
सो लोकेशन में वी हैव डिस्कस्ड SLOC तक हमने लिखा था कि इंडिया हैज दिस वेरी वेरी क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू SLOC एंड वी हैव दिस नेचुरल इंक्लिनेशन कि हम एक ग्लोबल ट्रेडिंग पार्टनर बने, हम एक ग्लोबल पावर बने। तो SLOCs में, SLOC मतलब सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन, समुद्र के हाईवे जिसमें से सारा ट्रेड जा रहा है। तो नेचुरली वी वांट कि सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन सिक्योर्ड होने चाहिए। कल को ऐसा ना हो सब जगह चाइना कैप्चर कर ले, कल को चाइना कैप्चर कर ले पता चले वो एक्स्ट्रा उस पर वो लेगा जो प्रीमियम चार्जेस करने पड़ते हैं। जैसे वेस्ट एशिया से ऑयल इंडिया में आता है, सो वी हैव टू पे एशियन प्रीमियम, बिकॉज ये एक तो यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है क्योंकि पायरेसी बहुत ज़्यादा है, एंड सेकंड ये जितने भी ऑयल टैंकर्स हैं, एवरी ऑयल टैंकर्स शिपमेंट से जितनी भी यहाँ पे मेंटेनेंस फैसिलिटी है, एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय स्पेसिफिक कंपनीज एंड दीज कंपनीज डू नॉट हैव ग्रेट एफिलिएशन विद इंडिया। तो हमको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता है। तो कल को ऐसा कुछ चाइना की वजह से ना हो, तो दैट्स वाई वी वांट कि एक प्रॉपर रूल बेस्ड इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्डर होना चाहिए। ये हमने डिस्कस किया। एंड लोकेशन में सेकंड वेरी वेरी गुड एग्जांपल इज जो हम उस दिन बात कर रहे थे, ये है सेंट्रल एशियन। ये मिटा दो ना, सब लिख लिया आपने। दिस इज द पोर्शन ऑफ सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान वाला। अब नेचुरली यू कैन सी इफ समवन फ्रॉम ईस्ट एशिया एंड साउथ एशिया, ये वाला साउथ एशिया होता है, नीचे वाला दिख ही रहा होगा, एशिया का साउथ वाला पार्ट है, दिस इज ईस्ट एशिया। अगर फ्रॉम समवन फ्रॉम साउथ एशिया एंड ईस्ट एशिया, इफ दे वांट टू मूव इनटू रशिया एंड इफ दे वांट टू मूव इनटू यूरोप लैंड वाइज, सो दे हैव टू क्रॉस सेंट्रल एशिया। मतलब सेंट्रल एशिया एक जिप की तरह है, they connects with the northern part of the Europe and Russia with the South Asia and Southeast Asia for land connectivity because हमें trading करनी है। We want to have trade relations with Europe and eastern northern part of Asia। तो उसके लिए we have to have good relation with Central Asian Republic, तभी तो रोड बनाएंगे उसमें से। रिलेशन ही नहीं होगा तो रोड बनाने की जगह नहीं देगा वो। So that's why हमने सेंट्रल एशियन रिपब्लिक के साथ भी 10-12 साल में हुआ है। अरे कितनी एक्साइटेड हैं आप, कितने दिन बाद मिल रही हैं? कल नहीं आए आप? मैं तो 1 हफ्ते से नहीं आ रही थी। 1 हफ्ते 3 महीने से लगा लो, बीच में आई थी बस 1 दिन। इतने खुश रहते हो आप जिंदगी में? सो दैट्स व्हाई पिछले 10 सालों से वी आर फोकसिंग ऑन सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स अ लॉट। पहले नहीं था, पहले कोई बात ही नहीं करता था सेंट्रल एशियन रिपब्लिक के। आपने देखा होगा एवरी ईयर, एवरी सेकंड ईयर आर समिट मीटिंग इज हैपनिंग विद सेंट्रल एशियन रिपब्लिक। स्पेसिफिकली 2 दिन आर प्राइम मिनिस्टर इज टेकिंग आउट डेडिकेटेड 2 days फॉर सेंट्रल एशियन रिपब्लिक, बिकॉज हमको ट्रेड और कनेक्टिविटी चाहिए यूरोप के साथ, और उसके लिए सेंट्रल एशियन रिपब्लिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये वाला कजाकिस्तान है। जब सेंट्रल एशियन रिपब्लिक करेंगे उसका पूरा मैपिंग ही कर लेंगे। कोई नाम अगर लिखना है तो मेंबरशिप आपने बोला तो वो कौन हैंडल करता है? जो अगर ये रूट से जाना तो प्रीमियम जो वो हैंडल कौन करते हैं, या उसको टिक ये वो जो कंट्री पास करने तो मेंबरशिप जो आपने बोला, मेंबरशिप कंट्रीज को, हाँ तो वो हैंडल हैंडल नहीं होते तो कंपनीज है। अब जैसे यूएई के पास क्रूड ऑयल है तो यूएई किसी प्राइवेट कंपनी को बोलेगा ना, कि मैरीटाइम कंपनीज होती हैं वो, कि आप ये ना सरकारी कुछ नहीं है। ट्रेड तो सब वो होता है, प्राइवेट होता है, सरकार का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है इसमें, बस इनडायरेक्टली तो होता ही है। अब जो मेजरली हैं इसमें एक ब्रेंट क्रूड और एक वो होता है वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट, तो हम ब्रेंट क्रूड लेते हैं। ब्रेंट क्रूड जनरली यूएई और सऊदी से हम लेते हैं। तो उसकी जितनी भी शिपमेंट कंपनीज है सारी यूएसए की हैं, और वो बहुत लेफ्टिस्ट हैं। वो अभी की रिजीम से तो दे जस्ट डू नॉट वांट किसी तरह का बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेड हो। ईरान के साथ हमारे रिलेशंस खराब हुए क्योंकि वही नहीं चाह रहे थे यूएस की कंपनीज, डीप स्टेट जिसको बोलते हैं। सो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक के साथ जस्ट बिकॉज उनकी लोकेशन बहुत स्ट्रैटेजिक है। एंड सेम इज विद अफगानिस्तान। ये रहा अफगानिस्तान, कहाँ गया? दिस इज अफगानिस्तान। यू कैन सी इट्स अ लैंडलॉक कंट्री। इसके नीचे जिसने ज्योग्राफी कर ली होगी, ये पामीर है, यहाँ से हिमालय और हिंदू कुश सब मिलता है। तो अफगानिस्तान चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा है। इट्स अ कम्प्लीटली हिली टेरेन, उसमें कुछ वैलीज है, बाकी सारे पहाड़ है। एंड इट्स एक्सट्रीमली कोल्ड, एक्सट्रीमली ड्राई, कुछ नहीं है वहाँ पे। उसको पेनिट्रेट करना बड़ा मुश्किल है क्योंकि हर तरफ से पहाड़ है, आप हाईवे नहीं बना सकते वहाँ घुसने के लिए। स्टिल पूरी दुनिया अफगानिस्तान पे इतनी ज़्यादा फोकस थी। पहले रशिया वॉज ओवर हेयर, देन यूएसए वॉज ओवर हेयर, अब इंडिया क्या पूरा ग्लोबल वर्ल्ड वांट टू हैव देयर प्रेजेंस इन अफगानिस्तान जस्ट बिकॉज उसकी लोकेशन। सेम चीज़, if someone want to have connectivity with Central Asian Republic or someone want to go from Indian Ocean into Central Asian Republic or Europe, या तो वो पाकिस्तान के थ्रू जाएगा। पाकिस्तान बहुत ज़्यादा टर्मोइल है, और इस साइड पे जो है
कोस्ट लाइन के जस्ट थोड़े से ऊपर वी हैव अ वेरी वेरी लॉन्ग माउंटेन रेंज। पहाड़ जहाँ पे आगे फिर कुछ नहीं कर सकते, पहाड़ों से तो कोई जा ही नहीं सकता। सो दैट्स व्हाई इफ समवन वांट टू गो इनटू सेंट्रल एशियन रिपब्लिक और यूरोप, सो ईरान के रूट से अफगानिस्तान से होते हुए जाना पड़ेगा। एंड ईरान, अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशियन रिपब्लिक में पहाड़ नहीं आते। हाँ हाँ, सब डिस्कस करेंगे। हम ऐसे 6 ट्रैक्स बना रहे हैं। हम ही सबसे ज़्यादा डेस्परेट है क्योंकि वी वांट टू हैव वेरी गुड ये ट्रेड कनेक्टिविटी विद यूरोप। तो दैट्स व्हाई अफगानिस्तान भी वही एक जिपर स्टेट है दैट कनेक्ट सेंट्रल एशियन रिपब्लिक विद साउथ एशिया एंड ईस्ट एशिया। बस उनकी लोकेशन की वजह से उन पर इतना भाव मिल रहा है, वरना कोई भाव नहीं देते इन लोगों को। बहुत बहुत स्ट्रैटेजिक लोकेशन है। और इंडिया के लिए तो और ज़्यादा हो गया बिकॉज इंडिया पाकिस्तान रिलेशन सही होना इन द नियर फ्यूचर, इन द लॉन्ग फ्यूचर इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो हम इंडिया पाकिस्तान से होते हुए कोई रोड लेके ट्रेड करें वो कभी नहीं होगा, मतलब नियर फ्यूचर में तो बिल्कुल नहीं होगा। सो वी हैव टू फाइंड समथिंग जिससे हम सर्कमवेंट कर सकें पाकिस्तान को, और उसका बेस्ट तरीका अफगानिस्तान है। दैट्स वाई इंडिया इज, मतलब इंडिया की एक वेरी इंपॉर्टेंट पिलर वाई वांट टू हैव रिलेशन विद अफगानिस्तान बिकॉज अफगानिस्तान कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा। अब तो नहीं कर रहा, पहले कर रहा था। तालिबान से पहले वी वर डूइंग लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट हो देयर। इसको एक एक लाइन में आप लिख लीजिए। हमने 2-3 सेंट्रल एशियन रिपब्लिक, देन वी टॉक अबाउट अफगानिस्तान। हम लोकेशन ही डिस्कस कर रहे हैं। दीज आर द एग्जांपल्स व्हाई लोकेशंस आर इंपॉर्टेंट इन फॉरेन पॉलिसीज। हाँ, कोई कुछ बोल रहा था? हाँ बोलो। ना ना, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। इतने सारे गेहूं भेजे थे। वो इन्वेस्टमेंट नहीं होता, दैट्स अ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस दे रहे हैं हम उनको। इन्वेस्टमेंट मतलब डैम बना दिया, सड़कें बना दी, वो सब करना। कैपिटल इन्वेस्टमेंट जिसको बोलते हैं। सर मेंटेनेंस के नाम पर अभी भी कुछ ना कुछ हो रहा है वहाँ पे, कंपैरेटिवली लो है। किसके नाम पे? मेंटेनेंस वगैरह के नाम पे अभी तालिबान रेजिम की तरफ से ये प्रपोजल आया है कि आप यहाँ पे जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर आपने डेवलपमेंट करा है इसके मेंटेनेंस को लेके आपको थोड़ा बहुत हेल्प करनी पड़ेगी। हाँ, तो उनको तो आता ही नहीं कुछ जी, इधर वो थोड़ी बनाएंगे। कंपैरेटिवली बहुत लो हो गया है तालिबान के बाद। कोई नहीं जाता वहाँ पे। ये जो वो कह रहे थे ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस होता है उनका, वो सारे जो भी जितने प्रोजेक्ट्स है सारे होल्ड पर आ गए। वो तो बनाएंगे नहीं प्रोजेक्ट, बम बनाने आते हैं उन्हें। नहीं, हम कैपेबल हैं। अफगानिस्तान। देन द थर्ड वी वर टॉकिंग अबाउट एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। यहाँ पे एक बहुत छोटी सी, दिस इज हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ये वाला जो पार्ट है इसको हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोलते हैं। वो देख के हॉर्न जैसा लग रहा है इसलिए बस। सो कौन कौन सी कंट्रीज हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका में? सोमालिया, इथोपिया, जिबूटी और अर्टिगा ऐसी कोई कंपनी, वो कंट्री है। ये 4 कंट्रीज आर देयर इन हॉर्न ऑफ अफ्रीका एंड दे आर एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट जस्ट बिकॉज ये जो है यहाँ पे स्टेट ऑफ बाबल मंडप, ये इथोपिया को छोड़ के बाकी ऑल द कंट्रीज आर ओपनिंग इन स्टेट ऑफ बाबल मंडप। और सबका बहुत वो होता है यार, जहाँ भी स्टेट है वहाँ पे हमारी प्रेजेंस होनी चाहिए। कल को इन्होंने स्टेट बंद किया तो हमारी भी प्रेजेंस है, हम भी वहाँ कुछ कर सकते हैं। प्रेजेंस इन द सेंस किसी तरह का हमारा किसी के साथ लॉजिस्टिक शेयरिंग एग्रीमेंट हो या हमारी मिलिट्री प्रेजेंस हो वहाँ पे। हमारी मतलब सबकी, जो भी इंटरनेशनल ग्लोबल प्लेयर है, एवरीवन वांट। एंड सिमिलरली यहाँ पे जो होम रूल्स है, होम रूल्स में एवरीवन वांट टू हैव अ मैरीटाइम रिलेशन विद यूएई बिकॉज यूएई होम रूल्स में ओपन होता है। ईरान तो बहुत हॉस्टाइल सा नेशन है, उसके साथ तो मुश्किल है किसी का कर पाना। इसलिए यूएई के साथ वी वांट टू हैव मैरीटाइम रिलेशन कि कम से कम होम रूल्स में कल को कुछ हो तो वी हैव एन स्ट्रेटेजिक पार्टनर ओवर देयर। कि किसी ने होम रूल्स बंद, किसी ने कहा ईरान ही बंद करेगा जिस दिन करेगा। हाँ, ओमान भी आता है। नहीं, दक्कन पोर्ट यहाँ पर है। तो ओमान बहुत बड़ा है ना, हम होम रूल्स की बात कर रहे हैं। दक्कन पोर्ट बहुत दूर है ओमान। सऊदी कंसीडर करा जाएगा इसमें एक फैक्टर? सऊदी किस चीज में? होम रूल के बारे में जो बात कर रहे हैं। होम रूल से दूर है सऊदी, बहुत दूर है। अरे ये वर्ल्ड मैप है ना, आपको सब छोटा छोटा दिख रहा है। दिख नहीं रहा क्या आप लोगों को? थोड़ा सा अगर सर जूम आउट हो जाए वेस्ट एशिया या फिर मिडिल ईस्ट कैसे करते तो बैक कहाँ से होगा? सर वो देखो नीचे ऑप्शन है प्लस। अच्छा, ये रह रहा है। शायद हो जाए, अगर मेरे को भी आता है। यार इमेज तो ब्लर है।
चलेगी सर, वो तो कुछ ही नहीं दिखाते। थोड़ा बेटर है। सो वी वर टॉकिंग, ये जो है ये इथोपिया है, ये वाला सोमालिया है, यहाँ पे जस्ट वी हैव जिबूटी एंड उससे थोड़ा सा ऊपर वी हैव अटीगम। इथोपिया इज अ लैंडलॉक कंट्री, बाकी सब हैज एन ओपनिंग इन दिस गल्फ ऑफ एडन। सो एक बहुत छोटी सी कंट्री है और इस पर बहुत ज़्यादा फोकस है आजकल। हमने देखा होगा मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हैव 2 times इन द लास्ट 3 years विजिटेड दिस कंट्री। बहुत छोटी सी है, इसमें हार्डली 20-30 लाख लोग रहते होंगे, कोई इंपॉर्टेंस कुछ नहीं है, बस जस्ट बिकॉज दिस लोकेशन इट इज डायरेक्टली अबव दिस स्टेट ऑफ बाबल मंडप। एंड चाइना इन 2019 हैव मेड इट फर्स्ट मिलिट्री नेवल ओवरसीज बेस इन जिबूटी। सबसे पहले उसने वहाँ बना दिया, बिकॉज उसको तो अपने सीनियर कम्युनिकेशन सिक्योर करने हैं। क्योंकि हमने देखा यहाँ पे दिस इज अ कंट्री कॉल्ड, ये कौन सी कंट्री है? यमन। गुड, दिस इज यमन। और यमन में हूदी रिबल्स आर देयर, वो एक मिलिशिया, एक वो लोग हैं वो, एंड दे आर कंप्लीटली सपोर्टेड बाय ईरान। तो वो एक ही काम करते हैं, किसी ने भी ईरान के साथ लड़ाई करी वो हूदीज को बोलेगा, हूदी पूरा ही बाबल मंडप बंद कर देंगे। दैट्स अ परपेचुअल थिंग, वो हमेशा करते हैं ये चीज़। सो दैट्स वाई एवरीवन वांट कि कम से कम हमारी एक नेवल प्रेजेंस रहे यहाँ जिबूटी में। सो दैट्स वाई इंडिया इज एक्सट्रीमली इंटरेस्टेड इन जिबूटी। और हम डायरेक्ट नेवल प्रेजेंस नहीं रखते, इंडिया का कोई ऐसे नेवल मिलिट्री बेस नहीं है आउटसाइड इंडिया। सो हमने काम किया, फ्रांस इज देयर। फ्रांस, हमने बोला था इंडियन ओशन में फ्रांस की प्रेजेंस इज एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग, तो फ्रांस को हमने सपोर्ट किया एंड फ्रांस हैव अ नेवल बेस इन जिबूटी। वो यहाँ पर है, वो बहुत दूर है, राइट। सो जिबूटी में चाइना हैज अ नेवल बेस और इंडिया हैज अ नेवल प्रेजेंस थ्रू फ्रांस ओवर देयर। तो ये आप एग्जांपल्स के लिए आप इसको लिख सकते हो। अरे लिख लो एक एक लाइन में। जिबूटी कंट्री है ये दैट ओपन्स इन स्टेट ऑफ बाब अल मंडप। बाबर मंडप। चश्मा पहन लो। सर मूवी भी करते हैं। स्टेट ऑफ बाबल मंडप। एंड 4th पॉइंट, इसमें हम लोकेशन ही डिस्कस कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा आइडिया होगा व्हाई लोकेशन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। 4th इज दिस वेरी यूनिक सी कंट्री ईरान। बहुत अब तो बहुत थियोक्रेटिक हो चुकी है ये, एकदम एक्सट्रीमिस्ट से लोग आ चुके हैं इसमें, एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू नाउ हैव अ गुड रिलेशन विद ईरान। एंड सेकंड थिंग इज कि यूएसए और ईरान, अब तो प्रेसिडेंट दोबारा वो बन गया, तो अब तो देयर इज नो चांस कि यूएसए ईरान के बीच में कभी कुछ एक प्रॉपर हमारा ट्रीटी हो पाएगा। और यूएसए ईरान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट रहेगा तो हमारा भी इट्स वेरी डिफिकल्ट टू हैव रिलेशन विद ईरान। बट स्टिल वी आर वेरी 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 मच डेस्परेट टू हैव अ गुड रिलेशन विद ईरान, जस्ट बिकॉज वही सेम चीज़। अगर वी वांट टू हैव रिलेशन विद सेंट्रल, वी हैव टू कनेक्टिविटी विद सेंट्रल एशियन रिपब्लिक, तो हमको ईरान से होते हुए जाना है। पहले हम ईरान में जाएंगे, ईरान से देन दिस इज अ कंट्री अफगानिस्तान, फिर इससे हम डायरेक्टली कैन मूव इनटू सेंट्रल एशियन रिपब्लिक, और ईरान से डायरेक्ट हम इस वाटर बॉडी से होते हुए डायरेक्ट वी कैन मूव इनटू यूरोप। और ना अभी इफ यू वांट टू डू ट्रेड और समथिंग, हमको यहाँ से जाना पड़ता है फ्रॉम स्टेट ऑफ बाबल मंडप, सुएज कनाल, देन वी वेंटिंग इनटू यूरोप। सो इसमें जो टोटल लॉजिस्टिक कॉस्ट होगी दैट विल बी रिड्यूस बाय 40%। लॉजिस्टिक मतलब 40% जो उसका लॉजिस्टिक का प्राइस वो सीधा कम हो जाएगा। सो इंडियन कमोडिटीज विल बी वेरी वेरी कॉम्पिटेटिव इन इंटरनेशनल मार्केट। अगर हमने ये वाला रूट लिया तो टाइम भी कम होगा, इसका पैसा भी कम होगा। तो उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत पहले 2001-2002 से वी आर प्लानिंग मल्टीपल कनेक्टिविटी रूट्स विया ईरान। आपने एक चाबहार पोर्ट सुना होगा, यहाँ पे दिस चाबहार पोर्ट इज देयर। और आपने एक INSTC सुना होगा, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, उसको इंटरनेशनली वी वांट टू कनेक्ट दिस थिंग। अब लोगों को कंफ्यूजन बहुत होती है, दोनों अलग अलग हैं। इसको थोड़ा सा और जूम कर दो। ये चाबहार पोर्ट है एंड यहाँ पे दिस इज बंदर अब्बास। ये पर्शियन में बंदर का मतलब पोर्ट होता है, बंदरगाह जैसे हम बोलते हैं, सब संस्कृत से ही आया तो एक जैसे ही शब्द है, तो उन्होंने सिर्फ बंदर लिया। सो बंदर अब्बास एंड चाबार, दीज आर द 2 डिफरेंट पोर्ट्स। हम सिर्फ वी डेडिकेटेडली वांट टू डेवलप दिस चाबार पोर्ट। चाबार से डायरेक्ट वी हैव कनेक्टिविटी ऑफ अफगानिस्तान। हमने रेड रोड सब बना दिया है, बस चाबहार पोर्ट का कंस्ट्रक्शन बचा है, उससे डायरेक्टली विल मूव इनटू अफगानिस्तान। आपने सुना होगा जाइदान है, एक दोरान दिलाराम है,
वो बाद में लिख लेंगे ये सब। ये हमने सब बना दिया है, बस चाबहार पोर्ट का कंस्ट्रक्शन बचा है। और अब वो नहीं हो पा रहा बिकॉज सैंक्शंस आर एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग। सैंक्शन ऐसे लगाता है यूएस कि आपको लगता है सैंक्शन होता क्या है कि इफ एनी इंडियन कंपनी इज डूइंग एनी काइंड ऑफ कंस्ट्रक्शन इन चाबहार पोर्ट, सो उसको इंटरनेशनली डिबार कर दिया जाएगा बाय यूएस। और यूएस का ग्लोबल प्रेजेंस बहुत स्ट्रांग है, तो यूएस और यूएस के अलायंस बोल देंगे कि इस कंपनी के साथ वी वोंट बी डूइंग एनी काइंड ऑफ ट्रेड रिलेशन, वी वोंट बी हैविंग एनी काइंड ऑफ ट्रेड रिलेशंस। रशिया के साथ भी हो रहा है, चाइना, रशिया के साथ भी हो रहा है, सैंक्शन लगे हुए हैं ना उसके ऊपर, जब हाँ, हाँ। यूक्रेन के ऊपर सो दैट्स वाई चाबहार पोर्ट, और हमारा वी हैव अ वेरी वेरी डेडिकेटेड इंटरेस्ट चाबहार पोर्ट फटाफट डेवलप हो। चाबहार पोर्ट डेवलप होगा तो सीधा हम फिर सेंट्रल एशियन रिपब्लिक जा सकते हैं वहाँ से, क्योंकि पाकिस्तान के थ्रू जाने का तो कोई मतलब बनता ही नहीं, उसका हो ही नहीं पाएगा कभी। ये चाबहार पोर्ट है। एंड बंदर अब्बास से वी हैव इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, वो बंदर अब्बास से होता हुआ जा रहा है। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट यहाँ से मुंबई है, मुंबई से हम बंदर अब्बास जाएंगे, यहाँ से डायरेक्टली वी विल मूव इनटू सेंट पीटर्सबर्ग और फिर यहाँ से यूरोप। 40% डायरेक्ट कम हो जाएगा लॉजिस्टिक कॉस्ट। INSTC का चाबहार से कोई रिलेशन नहीं है। एंड यू कैन एक्सपेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम दीज काइंड ऑफ थिंग इन प्रीलिम्स। मैपिंग में तो मतलब चाबहार तो हर दिन न्यूज में रहता है, हर दिन, और INSTC भी। और दोनों जो पोर्ट्स हैं, बोथ ऑफ द पोर्ट्स आर इन ईरान। बंदर अब्बास पूरा डेवलप्ड पोर्ट है, सब कुछ हो चुका है, बस वो डर की वजह से नहीं कर रहे हम। अगर कोई करेगा तो फिर सैंक्शंस लगेंगे उस पर। INSTC इज नॉट फंक्शनल राइट नाउ, बन पूरा चुका है। ये वाटर बॉडी कौन सी है जिससे जा रहा है ये? मेडिटेरेनियन ये है यार, कैस्पियन सी से होता हुआ जाएगा। बहुत थोड़ी सी कंट्रीज हैं तो फायदा भी ज़्यादा होता है, बहुत सारी कंट्रीज होंगी तो कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, गवर्नमेंट चेंज हो जाएगी तो दिक्कत आती है। INSTC इज नॉट वर्किंग जस्ट बिकॉज ईरान और USA के बीच में रिलेशंस आर वेरी बैड। और चाबहार पोर्ट इज प्योरली फॉर इंश्योरिंग कनेक्टिविटी टू अफगानिस्तान एंड इवेंचुअली टू सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, और दोनों अलग हैं। दैट्स वाई हम ईरान के लिए वी आर सो परसिस्टेंट। बिल्कुल हमने क्रूड ऑयल इंपोर्ट सब बंद कर दिया, बट स्टिल वी वांट टू हैव अ रिलेशन विद ईरान जस्ट बिकॉज ईरान प्रोवाइड्स का कनेक्टिविटी। वरना अभी तो हमको यहाँ से होते हुए जाना पड़ता है इफ यू वांट टू गो टू यूरोप। इसको लिख लीजिए अभी सब, इसलिए सब मैप में बना रहे हैं। यू कैन एक्सपेक्ट दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन इन प्रीलिम्स, ये तो दे आर वेरी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। INSTC में 2 बार आ भी चुका है रिसेंट 5 years में। हाँ, अब लोकेशन की बात करें तो इसमें एक पॉइंट और, लोकेशन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। लोकेशन यू कैन से दिस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर हाउ इंटरनेशनल रिलेशंस वर्क, हाउ दिस फॉरेन पॉलिसी वर्क। नेक्स्ट इज रशिया। लोकेशन पे बात करने हैं। अब रशिया का वी कैन से कि यहाँ पे दिस कंप्लीट थिंग इज, ये पूरा हिली एरिया है, यहाँ पे दिस कंप्लीट हिली एरिया इज देयर, एंड यहाँ पे भी कंप्लीट हिली एरिया इज देयर। सो लैंड कनेक्टिविटी का कोई सेंस नहीं होता। एंड अदर थिंग इज, आपने पढ़ा होगा कि यहाँ पे कोल्ड करेंट्स आर फ्लोइंग, और यहाँ पे भी इस साइड वार्म करेंट्स होते हैं, उस साइड कोल्ड करेंट्स होते हैं। यहाँ पे इस पोर्ट है एक्सट्रीमली फेमस पोर्ट, जो लास्ट पोर्ट है जहाँ पे आप शिपिंग कर सकते हैं, क्योंकि उसके ऊपर तो सब जम जाता है। साइबेरिया तो ऊपर है, अरे साइबेरिया तो ये वाला पार्ट है पूरा, व्लादिवोस्तोक। नाम सुना, बहुत फेमस है ये। व्लादिवोस्तोक इज द लास्ट पोर्ट इन दिस ईस्टर्न पार्ट जहाँ पे ये फ्रोजन नहीं होता पानी, इसके ऊपर तो कोल्ड करंट है तो सारा जम जाता है। और यहाँ पे एक लास्ट पोर्ट है जहाँ पे जो फ्रोजन नहीं होता। ज्योग्राफी वाले बताओ, क्योंकि उसके ऊपर भी फिर कोल्ड करंट है। कोल्ड करंट तो समझ लोगे ना, सरफेस पे ठंडा पानी होता है तो उस वजह से, तो फिर आप ज्योग्राफी में पढ़िएगा। यार हम कोल्ड करंट पढ़ाने लग जाएंगे तो। मरमस्क करके एक पोर्ट है यहाँ पे। ये 2 लास्ट पोर्ट्स हैं। अब तो खैर ग्लोबल वार्मिंग होगी, सारे पिघल चुका है, बट स्टिल फिर भी 12 महीनों तक ये 2 लास्ट पोर्ट्स हैं जो आइस फ्री रहते हैं। व्लादिवोस्तोक, अच्छा अच्छे से
दीज आर इम्पोर्टेंट, तो यू मस्ट बी, यू आर एक्सपेक्टेड टू नो दिस काइंड ऑफ थिंग। अब हो क्या रहा है कि ये ईस्टर्न कोई इनकी समिट हुई थी, तो उसमें प्राइम मिनिस्टर वॉज द चीफ गेस्ट, और हमको वी आर वन ऑफ द पायनियर, हमको बोला गया कि आप यहाँ पे आके थोड़ा सा डेवलपमेंट कर दो ईस्टर्न पार्ट ऑफ साइबेरिया में। तो हम मोस्ट प्रोबेबली व्लादिवोस्टोक डेवलपमेंट हम भी लेंगे। अब हो क्या रहा है कि वी डू नॉट हैव एनी ट्रेड कनेक्टिविटी फ्रॉम यहाँ से लेके व्लादिवोस्टोक तक, जो बेटर होता। नाउ इंडिया रशिया को अगर ट्रेड करना है, सो हम यहाँ से करते हैं मुंबई से, वही सेम रूट यूरोप से होता हुआ, देन वी आर गोइंग इनटू रशिया। ये सबसे इम्पोर्टेंट, और ये करने में 4 दिन लगता है। 4 दिन इफ एवरीथिंग इज गुड, सो मतलब 4 दिन लगेगा इफ यू हैव टू हैव किसी तरह का आपको ट्रांसपोर्टेशन करना है फ्रॉम इंडिया टू रशिया, और उसकी लॉजिस्टिक कॉस्ट बहुत ज़्यादा आएगी। लॉजिस्टिक कॉस्ट ज़्यादा होगी तो सिंपली आपका प्राइस कॉम्पिटेटिव ही नहीं रहेगा प्रोडक्ट, तो कोई खरीदेगा ही नहीं फिर उसको। तो दैट्स वाई इंडिया रशिया एक वी आर एक्सट्रीमली क्लोज स्ट्रेटेजिक पार्टनर। आज के टाइम में बोला जाए तो वन ऑफ द वेरी वेरी क्लोज अलाई ऑफ इंडिया इज रशिया ग्लोबली। देयर आर मल्टीपल फ्रंट जिसमें इंडिया रशिया के रिलेशंस एंड एवरीथिंग इज देयर, बट स्टिल हमारा ट्रेड ही नहीं है। और दैट्स वाई एक बहुत बड़ा सा एक इनसिक्योरिटी रहता है दो कंट्रीज में जब ट्रेड ही नहीं होता। एक तो ट्रेड ना हो और पीपल टू पीपल रिलेशन ना हो, उसके बिना 2 कंट्रीज की रिलेशन फिर वो रह जाती हैं, ऊपर से रह जाती हैं। जैसे वी हैव वेरी स्ट्रेटेजिक रिलेशन इन ग्लोबल वार्मिंग, तो खैर वो नहीं मानता, बट इंटरनेशनल रिफॉर्म्स में ही इज विद अस, ब्रिक्स जैसे कंट्री समिट्स में ही इज विद अस, देन उसके बाद भी ही इज विद अस विन की यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया की मेंबरशिप होनी चाहिए, ही इज कंप्लीटली विद अस ओवर देयर। ही इज प्रोवाइडिंग एवरी काइंड ऑफ सपोर्ट, स्पेस में, डिफेंस में, एनर्जी में, यहाँ वहाँ जितने भी न्यूक्लियर रिएक्टर्स एंड 30% ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर्स कमिंग फ्रॉम रशिया, हर तरह का सपोर्ट रशिया दे रहा है। वो सब जोड़ के आधी तो नहीं, ऑलमोस्ट more than 50% ऑफ ऑल द डिफेंस वेपन दैट वी हैव स्टिल आर कमिंग फ्रॉम रशिया। वो सब जोड़ के भी हमारा एनुअल ट्रेड $10 बिलियन नहीं बनता। अभी $10 बिलियन के पास क्या है? $10 बिलियन इज नथिंग, मतलब $10 बिलियन का ट्रेड तो इज नथिंग, जस्ट प्योरली बिकॉज हमारे पास कनेक्टिविटी नहीं है। और 2 कंट्रीज में अगर ट्रेड रिलेशन ना हो तो वो एक प्रॉपर एक होलसम कॉम्प्रिहेंसिव रिलेशन बनता ही नहीं है। दैट्स वाई फिर हम हर तरह भटकते रहते हैं। अब हमारा जो है वैसे वो अलग दूसरे रीजन भी थे, बट वन ऑफ द मेजर रीजन हमारा डिफेंस डाइवर्सिफिकेशन हुआ जस्ट बिकॉज हमारा वी डू नॉट हैव दिस कनेक्टिविटी थिंग। और अब नाउ वी आर मूविंग अवे फ्रॉम रशिया। अब हम स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के लिए भी या फिर डिफेंस के लिए, स्पेस के लिए भी वी आर मूविंग टू अदर कंट्रीज। स्पेस के लिए वी हैव अ वेरी डेडिकेटेड रिलेशन विद नाउ फ्रांस एंड यूएसए। सिमिलरली फॉर डिफेंस ऑल्सो, डिफेंस तो हम इसराइल से भी लेने लग गए अब। और उसका मेजर रीजन ये है कि हमारे ट्रेड लिंक्स नहीं है और कनेक्टिविटी नहीं है, तो पीपल टू पीपल कनेक्ट भी नहीं है। रशियन लोग बहुत कम हैं इंडिया में, और सो उसके लिए चेन्नई व्लादिवोस्टोक एक कनेक्ट की बात करी थी। ये दिस इज सोल्यूशन जो प्रोवाइड किया गया। यहाँ से चेन्नई को विल बी डायरेक्टली कनेक्टिंग विद द व्लादिवोस्टोक, जो उनका सबसे ऊपर का पोर्ट है, एंड उससे विल बी इंश्योरिंग कि हमारा एक ट्रेड रिलेशन बन सके। ये सब लिख लीजिए आप लोग। गिवन द फैक्ट कि इतना स्ट्रैटेजिक रिलेशन हमारा रशिया के साथ, टाइम मेमोरियल हमारे रिलेशन के साथ बेस्ट रहा है। एकदम लोएस्ट फेज में भी ही हैव सपोर्टेड अस। हम नैम वैम था, हम नॉन अलाइनमेंट चले थे, हमारे इतने सारे वॉर्स एंड एवरीथिंग वो हम देखेंगे, स्टिल रशिया वाज द ओनली कंट्री दैट सपोर्टेड अस एट दैट पीरियड, और किसी ने नहीं किया था। यूएसए नेवर सपोर्टेड अस, यूएसए हमारा अलाइव नहीं है। जब 98 कारगिल हुआ था, उस 1971 भी हुआ था, फिर उसके बाद हमारा सियाचिन में भी जब यूएसए कंप्लीटली टुक द साइड ऑफ पाकिस्तान। यूएसए इज नॉट आवर अलाइव, वो हमारा बस एक स्ट्रैटेजिक पार्टनर है, बिकॉज हमारी आज के टाइम पे नेशनल इंटरेस्ट उनके साथ, उनके नेशनल, हाँ मतलब एक बैलेंस पार की तरह, उनका भी यही नेशनल इंटरेस्ट है, हमारा भी यही नेशनल इंटरेस्ट है कि चाइना को हम किसी तरह काउंटर कर सकें। दैट्स वाई हमारी एक अलाइनमेंट बन रही है। रशिया इज आवर नेचुरल पार्टनर, बट स्टिल हम देख रहे हैं कि हम फिर भी रशिया से डाइवर्ज करते जा रहे हैं, एंड वी आर मूविंग टुवर्ड्स यूएसए। उसका एक मेजर रीजन ये है कि ट्रेड नहीं हो पाता। जो ट्रेड नहीं हो पाएगा तो क्या कर पाएंगे? यूएसए के साथ वी ट्रेड इज ऑलमोस्ट $120 बिलियन, उनसे 10 गुना ज़्यादा, और यूएसए बहुत दूर है। रशिया इज वेरी वेरी क्लोज टू अस, क्योंकि कोई तरीका ही नहीं है जाने का। एंड सिमिलरली विथ लैटिन अमेरिका, वेरी स्ट्रॉन्ग स्ट्रगल कि हम लैटिन अमेरिका के साथ रिलेशन नहीं बना पा रहे, बिकॉज वही एक तो डिस्टेंस बहुत बहुत ज़्यादा है, ये तो डिस्टेंस ही दूर है बहुत, एंड सेकेंड इज पीपल टू पीपल कनेक्ट नहीं है। ब्राज़ील की एक डायरेक्ट फ्लाइट होगी, एक अर्जेंटीना की, उसके बाद कोई फ्लाइट ही नहीं है। अगर जाने का कोई तरीका ही नहीं है तो पीपल टू पीपल कनेक्ट कैसे होगा? एंड वी आर कंप्लीट आइडेंटिटीज कॉम्प्लीमेंट्री, जो उनको चाहिए हमारे पास है, जो हमको चाहिए उनके पास है।
वी आर वेरी वेरी हंग्री फॉर ऑल काइंड ऑफ मिनरल रिसोर्सेज, एंड इसमें जितने भी कंट्रीज हैं दे हैव द वन ऑफ द लार्जेस्ट मिनरल रिसोर्सेज, लिथियम के, रेयर अर्थ मेटल के, एंड इवन क्रूड ऑयल्स के भी। जो चिली, पेरू और वेनेजुएला है, दे हैव वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग रिजर्व्स ऑफ क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, एवरीथिंग, एंड दे वांट वेरी गुड। एक फार्मास्यूटिकल की डिमांड यहाँ बहुत ज़्यादा रहती है, एंड ऑटोमोबाइल्स की डिमांड बहुत ज़्यादा रहती है। वी आर द चैंपियन ऑफ बोथ ऑफ देम। फार्मास्यूटिकल तो सस्ते से सस्ती दवाई देते हैं हम, एंड सेम फॉर ऑटोमोबाइल्स ऑल्सो। आर ऑटोमोबाइल्स आर, एक तो बहुत सस्ती है हमारी, एंड दे आर प्राइस सेंसिटिव मार्केट, तो फिर भी हमारा कोई रिश्ता नहीं है उनके साथ, जस्ट बिकॉज वो दूरी इतना करेंगे कैसे। यहाँ से वहाँ हम गाड़ी बेचेंगे तो गाड़ी डबल प्राइस हो जाएगा, उसका लॉजिस्टिक कॉस्ट इतनी पड़ती है। उसके लिए भी वी आर वेरी वेरी विग्रेसली ट्राइंग कि किसी तरीके से हम कोई ट्रेड लिंक बना पाएँ। अभी कोई ट्रेड लिंक नहीं है। और उसके बाद हमारा कल्चरल कनेक्ट भी है। ब्राज़ील में योगा सेंटर्स दिल्ली से ज़्यादा हैं, जो हाँ यहाँ ब्राज़ील के सॉन्ग्स पे। उसके बाद भी अभी भी हमारे पास कोई ट्रेड, मतलब कोई एक इस तरह का इंटरनेशनल रिलेशन नहीं है लैटिन अमेरिका के साथ, जस्ट बिकॉज डिस्टेंस इज एक्सट्रीमली लॉन्ग। और वी आर वेरी वेरी रिग्रेसली वांट कि एक लैटिन अमेरिका के साथ भी हमारा रिलेशन हो। आर एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैव विजिटेड एवरी कंट्री। अब तो सारे कंट्री विजिट कर, छोटे से छोटी कंट्री भी हैव विजिटेड ओवर देयर। राइट, ये एक एक लाइन में आप सारे एग्जांपल्स लिख लीजिए। हमने रशिया की बात करी, रशिया में फिर हमने बोला एक ये हमको बनाना है, और INSTC, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। INSTC whenever it will be functional, it will be game changing। हमारा एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ेगा उससे। It's predicted कि ऑलमोस्ट 20-25% एक्सपोर्ट इंक्रीज होगा। और सेम वे लैटिन अमेरिका के लिए हमने बोला डिस्टेंस की वजह से ट्रेड इज एक्सट्रीमली लो एंड पीपल टू पीपल कनेक्ट। Right, we would determine अरे सेकेंड इज साइज एंड रिसोर्सेज। सेकेंड फैक्टर जिस वजह से फॉरेन पॉलिसीज आर डिटरमाइंड। साइज में इंडिया इज बूस्टिंग की वी वांट टू हैव आवर, तो इंडिया के लिए बोल सकते हैं, वी वांट टू हैव आवर प्रेजेंस इन बिग टेबल्स, वी वांट टू हैव परमानेंट सिटीजनशिप, परमानेंट मेंबरशिप ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन, हमको हर जगह आना चाहिए। वी आर बूस्टिंग ऑन द साइजेस। वी आर सेइंग 1/6 ऑफ ह्यूमैनिटी इज इन इंडिया। ऑल हर छठा इंसान जो वो इंडियन ही है। इंडियन ओरिजिन का देखोगे तो हर 10 में से 7वां इंसान इंडियन ओरिजिन का है। तो जब आप बोल रहे हो कि 1/6 ऑफ ह्यूमैनिटी को आप एक इंटरनेशनल, एक UN सिक्योरिटी काउंसिल में जगह नहीं दोगे, तो दैट्स नॉट रिप्रेजेंटेटिव बॉडी। वो ग्लोबल रिप्रेजेंटेशन है ही नहीं उसका। 20% ह्यूमैनिटी तो रखी नहीं आपने उसमें। सो क्लेम कि इंडिया शुड बी हैविंग सीट्स इन लार्ज दिस बॉडीज इज बिकॉज ऑफ आवर साइज। एंड सिमिलरली हम रिलेशन भी उसी तरह बूस्ट करते हैं कि हमारी मार्केट इतनी बड़ी है, हम आपको ये प्रोवाइड करेंगे, हम आपको वो प्रोवाइड करेंगे। एंड दिस इज आइडिया कि हम सेंट्रल एशियन रिपब्लिक को भी बोलते हैं कि आपके पास एक स्पेसिफिक वूल की कुछ चीज़ बनाते हैं, जो भी स्पेसिफिक उनके प्रोडक्ट्स होते हैं। इफ़ यू हैव रिलेशन विद दिस, इफ़ यू कोऑपरेट कि हम कोई किसी तरह का ट्रेड रूट बनाए, आपको भी मार्केट मिलेगी। सो सेकेंड जो वो है, दिस इज साइज। साइज तो हम ही बूस्ट करते हैं, हम ही सबसे बड़ी कंट्री हैं। एंड रिसोर्सेज के लिए वी कैन से अफ्रीका। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के साथ वी वांट टू हैव वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग रिलेशन बिकॉज दे हैव ऑल द रिसोर्सेज। एक तो उनका ज़मीन है, लोगों को पता नहीं, उनके पास इतनी फर्टाइल, इतनी खाली ज़मीन पड़ी है। अब हमारे पास थोड़ा दिनों में टाइम विल भी देयर बिकॉज ये लैंड स्केर्सिटी अब आई चुकी है इंडिया में। सो हमारे पास एरेबल लैंड कम हो रहा है। तो देर इज़ एन आइडिया कि एक रिवर्स, जैसे SEZ होता है वैसे रिवर्स हम एग्रीकल्चर जोन भी बनाएं, वहाँ पे खेती करें, फिर वहाँ से यहाँ पे लाएंगे। देयर इज एन वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग आइडिया, हम ये सब चीज़ें करें। यहाँ पे ज़मीन ही नहीं है ना, ज़मीन नहीं है तो फिर बहुत महंगा पड़ेगा। यहाँ एक लेवल के बाद यहाँ पे जो प्रोडक्शन हो रहा है,
डोमेस्टिक डिमांड को हम फुलफिल नहीं कर पा रहे। लोगों को ही ना नहीं भेजते। वो तो जा ही रहे हैं खुद ही, लोग तो हर जगह जा रहे हैं। अफ्रीका के साथ रिलेशन इज प्योरली बिकॉज दे आर वेरी वेरी रिच इन मिनरल्स, सारे मिनरल्स रिसोर्सेज ये वो उनके पास बहुत सारे हैं। दे आर ऑल्सो वेरी रिच इन क्रूड ऑयल। लोगों को लगता है क्रूड ऑयल सिर्फ वेस्ट एशिया में है। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में दे आर मल्टीपल कंट्रीज जिनमें बहुत ज़्यादा क्रूड ऑयल है। लैटिन अमेरिका में दे आर कंट्रीज जिससे बहुत ज़्यादा क्रूड ऑयल है। इनफैक्ट वेनेजुएला के पास हाईएस्ट रिजर्व्स हैं। वेनेजुएला इज अ कंट्री इन लैटिन अमेरिका। तो वो मत सोचेगा कि बस सऊदी यूएई के पास तेल पड़ा है, तेल बाकी लोगों के पास भी है। एंड जैसे तेल होता है जहाँ पे, तो आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, तो उसके साथ मीथेन गैस भी बनती है, तो उससे नेचुरल गैस भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। एंड देयर आर गुड अमाउंट ऑफ चांसेस कि ये आपके पास हाइड्रोकार्बन है, तो वहाँ पे आपके पास ये कोल रिजर्व भी हो सकते हैं। वेरी वेरी गुड चांसेस आर देयर, वहाँ पे कोल रिजर्व भी गुड होंगे, तो यहाँ पे कोल रिजर्व भी है इनके पास। एंड देयर अगेन वेरी गुड चांसेस, वैसे पढ़े लिखे लोग तो नहीं है, लेकिन जहाँ पे हाँ अफ्रीका को, ये वेनेजुएला वाले, हाँ वेनेजुएला में तो उसने पूरा बना शिट कर रखा है। तो दैट्स प्योरली बिकॉज वो क्रूड ऑयल वो सब था। तो जहाँ ऑयल दिखता है वहाँ चल जाते हैं। अब नहीं करते, अब तो नहीं करते क्योंकि सर अब उनको शेल गैस मिल चुकी है अपने यहाँ, उनके पास सबसे ज़्यादा शेल गैस है। और अब तो पूरा उनको पता है 30 सालों में सब क्रूड ऑयल इररिलेवेंट होने वाला है। अब उन्होंने छोड़ दिया, अब उन्होंने वेस्ट एशिया भी छोड़ दिया। वो बोलते हैं पिविट इन एशिया। पिविट मतलब वेस्ट एशिया से घूम के वो यहाँ पर आना चाह रहे हैं, इंडो पैसिफिक में। बड़े हिपोक्रेटिक लोग हैं वो। पूरा उन्होंने अफगानिस्तान सीरिया सब छोड़ दिया। थोड़े दिनों में कह रहे हैं हम यूएई में उनका बहुत ज़्यादा मिलिट्री प्रेजेंस है, यूएई और सऊदी दोनों में, तो कह रहे हैं उसको हटा के अब हम इंडो पैसिफिक में आएंगे, बिकॉज तेल का रिलेवेंस खत्म हो रहा है और इंडो पैसिफिक में अब सब कुछ होगा जो होगा। साउथ ईस्ट एशिया और साउथ एशिया अगले 50 सालों में विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। तो कह रहे हैं वहाँ से छोड़ के हम यहाँ आने वाले हैं। हाँ, तो हम रिसोर्सेज की बात कर रहे थे। सो जहाँ पे पेट्रोकेमिकल्स होते हैं, ये क्रूड ऑयल होता है। अब वो पढ़े लिखे नहीं हैं, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, क्रूड ऑयल में पहले बहुत सारी रिफाइनिंग करनी पड़ती है। क्रूड ऑयल कच्चा तेल होता है, तो उससे सारा कुछ मिलेगा आपको, पेट्रोल मिलेगा, डीजल मिलेगा, एटीएफ मिलेगा, केरोसिन भी मिलेगा। और उसके बाद बैरल के नीचे आपको एक काला काला सा थिक वो होता है, उससे यू कैन मेक डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग। सब यहाँ जो लगा है सब बनेगा। ये पेट होता है, ये मोटा वाला जो प्लास्टिक है, जैसे ये पीछे के स्विचेस बने हुए हैं। देन ये जो पेंट है, डिटर्जेंट्स हैं, प्लास्टिक हैं, ये वाली चेयर्स हैं, ये वो सब क्रूड ऑयल से बनता है। क्रूड ऑयल के जो बचा हुआ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होता है, और उसी से फिर दूसरे टाइप के फर्टिलाइजर्स भी बनते हैं। फर्टिलाइजर के लिए भी वी नीड अमोनिया, एक कम से कम यूरिया बनाने के लिए तो, और अमोनिया भी हम वहीं से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं जहाँ पे क्रूड ऑयल बन रहा है। और इसलिए ये हमारे जो ये वेस्टर्न ऑफशोर है, यहाँ पे पेट्रोकेमिकल्स इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा है। ये मोटा भाई पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री तो चला रहे, तभी इतनी अमीर नहीं है वो। जितनी है सारा वो रिलायंस वाले चला रहे हैं। जामनगर में दे हैव द वर्ल्ड लार्जेस्ट पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, दुनिया की सबसे बड़ी है उनके पास, तभी तो इतनी महंगी शादी हो रही है। वो सबके साथ करते हैं वो। अभी सऊदी के साथ उन्होंने बहुत बड़ी डील करी है। हाँ हाँ, वो सबके साथ करते हैं। $40 बिलियन वहाँ से ले रहे हैं वो सऊदी से। अभी वेनेजुएला से भी वो लेने की बात कर रहे हैं, राइट। सो रिसोर्सेज के लिए हमने बोला, एक एक लाइन में लिख लो, इसमें तो क्या ही बहुत ज़्यादा लिखेंगे। द सेकेंड फैक्टर वाज साइज एंड रिसोर्सेज। तो साइज में तो वी टॉक, इंडिया हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट। India have a very strong argument of getting membership at important international forums. At international क्या बोला forums? Important international forums because of its large size and population. Because of its large size and population. And the next point, all the countries of the world want to have relation with Africa continent. All the countries of the world want to have relation with African continent. African continent. Because of its extremely rich mineral resources.
मिनरल रिसोर्सेज, उसको इकोनॉमिक्स से कहीं मैं पढ़ोगे रिसोर्स कर्स भी बोलते हैं। इफ़ देर इज़ अ रीजन जिसमें बहुत ज़्यादा रॉ मिनरल रिसोर्सेज, क्रूड, ये ऑयल, हर तरह के ओर्स मिलेंगे, तो दुनिया भर के लोग अट्रैक्ट होंगे, आपके यहाँ माइनिंग करेंगे, खुद खाद के लेके चले जाएंगे। सो द ब्रंट ऑफ दैट थिंग विल बी हैव टू फेस बाय योर पीपल। वहाँ पे होता क्या कि वो ऐसा कोई आएगा, कोई नहीं चाहेगा कि आपका लोकल डेवलपमेंट हो, आपके लोगों का स्किल डेवलपमेंट हो, यहाँ पे कोई कैपेसिटी बिल्डिंग हो, कोई सबको अपने मिनिमम कॉस्ट से निकालना है और सब अपने देश में ले जाने हैं। तो उससे होता क्या कि सारा पोल्यूशन, आपका लैंड खराब होगा, वाटर खराब होगा, आपके लोगों में वो जो पर्कुलेट होना चाहिए था डेवलपमेंट, वो नहीं हो पाएगा। तो ये दैट्स अ वेरी वेरी कॉमन फेनोमेना कि कोई भी एरिया, कोई भी रीजन जहाँ पे मिनरल रिसोर्सेज आर एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग, तो वहाँ पे दुनिया भर के लोग अट्रैक्ट होते हैं, वो बस एक्सट्रैक्शन करके चले जाएंगे, आपका लोकल कैपेसिटी डेवलपमेंट नहीं होगा। इंडिया में जो सेंट्रल इंडिया बेल्ट है, दैट इज ऑल्सो फेसिंग द सेम ब्रंट। जो ये ट्राइबल रिच एरिया है जहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स हैं, उसका डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, एक टू एन एक्सटेंट बिकॉज ऑफ दिस मिनरल रिसोर्स क्रंच। ये क्या बोलते हैं उसको, ये रिसोर्स कर्ज की वजह से हर वेदांता आते हैं, खुद खाद के चले जाते हैं, उनका वाटर टेबल खराब है, उनकी पोल्यूशन हो रखा है, उनका लैंड खराब है वहाँ पे, और लोकल एरिया को कोई डेवलपमेंट नहीं हो पाता। सो अफ्रीका इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ रिसोर्स कर्ज। पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में सिविल वॉर करा रखे लोगों ने, अपने अपने छोटे छोटे वो वॉर लॉर्ड्स बना रखे हैं, छोटे वॉर लॉर्ड्स के बाद अपना एरिया, वो अपने एरिया में खुद के चले जाते हैं। चाइना इज चैंपियन इन डूइंग दिस थिंग। जो मजदूर आते हैं, चाइना मजदूर भी अपने यहाँ से लेके आता है। चाइना इज मतलब एक्सट्रीमली नोटोरियस फॉर दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज। तो इसलिए इतना स्ट्रॉन्ग आजकल आपने देखा होगा, आज से 6 साल पहले एवरीवन वाज एकदम मैड अबाउट दिस BRI। हम सबको बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में आना है, हमको एक ग्लोबल में जाना है, अब सबने बंद कर दिया। आपने देखा होगा इटली ने वापस ले लिया, ग्रीस ने वापस ले लिया, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट है कि हमको BRI में नहीं जाना। वो मजदूर भी अपने लेके आता है, वो इंश्योर करता है लोगों को कुछ ना मिले। एक तो आबादी इतनी और सब बेरोजगार पड़े, क्या करें, तो दूसरे देशों को मजदूर भी भेज देता है। मतलब ये जैसे हमारे यहाँ होता है कि 30% प्रोक्योरमेंट लोकल करना है, ये करना है, लोकल लोगों को एम्प्लॉयमेंट देनी है, नथिंग डूइंग। वो सामान भी अपना लेके आएगा, आदमी भी अपना लेके आएगा, खुद के सब लेके चला जाएगा। सो दैट्स व्हाई चाइना इज वेरी वेरी नोटोरियस फॉर दिस काइंड ऑफ थिंग्स, राइट। सो थर्ड इसमें सॉफ्ट पावर। नाउ सॉफ्ट पावर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हल्के में मत लीजिएगा। सॉफ्ट पावर कल्चर, कल कोई एजुकेशन बोल रहा था, ये वो सब कुछ डाल सकते हो आप एक ही चीज में। कल्चरल प्रेजेंस, एजुकेशन, हेल्थ भी आपको अगर डालना तो यू कैन पुट दिस काइंड ऑफ थिंग्स ऑल्सो। सॉफ्ट पावर मतलब इनडायरेक्टली इफ यू कैन इन्फ्लुएंस अदर कंट्री टू हैव योर अलाइनमेंट विद मी। मैं बता सकता हूँ कि आई एम वेरी दिस थिंग कि मैं टॉलरेंट हूँ, आई हैव डिफरेंट, मेरे पास डाइवर्सिटी इज देयर, कल्चर डाइवर्सिटी इज देयर, डिफरेंट पॉलिटिकल डाइवर्सिटी इज देयर, फूड, ये वो, आई हैव वेरी वाइब्रेंट काइंड ऑफ सोसाइटी एंड आई मेड डेमोक्रेसी इज वेरी फंक्शनल। तो इस तरह की चीज़ों से यू कैन इन्फ्लुएंस फॉरेन पॉलिसी ऑफ अदर कंट्री इनडायरेक्टली इफ यू कैन इन्फ्लुएंस समथिंग। या तो आप मार पीट के इन्फ्लुएंस कर दो उसको, डर के मान ले आपकी बात, या इस तरह आप उसको बहला फुसला के यू कैन इन्फ्लुएंस दिस काइंड ऑफ थिंग। अब हार्ड पावर को यूज करने उसकी अपनी लिमिटेशन है, हर जगह सैंक्शन लगाने इट्स नॉट पॉसिबल राइट नाउ। सो अब ये सॉफ्ट पावर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल अगर आपको किसी और कंट्रीज के साथ अपनी अलाइनमेंट रखनी है तो, और इंडिया इज अ चैंपियन इन दिस थिंग। जितनी तरह की सॉफ्ट पावर होती है हमारे पास सारी पड़ी हैं, हम सब यूज कर रहे हैं आजकल। हाँ, लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। अगर आपके पास लॉन्ग टर्म रिलेशन बना के रखनी है किसी से, अब रिलेशन की बात कर रहे हो, सॉफ्ट पावर तो आपको पता होगा ना, उसमें हम क्या ही लिखे हैं, फूड, कल्चर, डांस, ट्रेडिशन, और क्या होता है हमारे पास जैसे आयुर्वेद, योगा, ट्रेडिशनल मेडिसिन, आयुर्वेद वैसे यही है, डांस, म्यूजिक, टॉलरेंस हमारे पास, डाइवर्सिटी, हाँ मूवीज, बॉलीवुड, जैसे आजकल टॉलीवुड की मूवीज भी हैव वेरी स्ट्रॉन्ग, तो बॉलीवुड मत लिखना, मूवीज, ओल्ड बॉलीवुड मूवीज दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस इन, हम कल डिस्कस कर रहे थे रशिया और USSR में, और भी दे आर मल्टीपल थिंग्स, ये उनमें से कुछ। हेल्थ के लिए इंडिया इज वन सच कंट्री दैट प्रोवाइड्स एक्सट्रीमली कॉस्ट इफेक्टिव हेल्थ फैसिलिटीज। हमसे बढ़िया और हमसे सस्ता कोई नहीं प्रोवाइड करता। अभी साइंस एंड टेक आपका होगा तो आप उसमें पढ़ोगे कि हमने कार्टिजन थेरेपी भी हम 20 लाख 10 लाख में बना रहे हैं। कार्टिजन थेरेपी मतलब एक तरह का हमारा वो
छोड़ो उसको, तो क्या बोलें, एंटीजन थेरेपी होता है, उसमें हम ब्लड में उसको टी सेल्स को हम जेनेटिक एडिटिंग करके वी आर क्लेमिंग कि हम हीमोफीलिया भी क्लियर कर देंगे। दैट्स अ ब्लड डिसऑर्डर, दैट्स अ जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर, 20 लाख में वो भी क्योर कर देंगे। सो वी आर कंट्री दैट प्रोवाइड बहुत बहुत कॉस्ट इफेक्टिव थिंग। हमारा जो टूरिज्म होता है, लोगों को सरप्राइज होगा, 20% से ज़्यादा हमारा ग्लोबल टूरिज्म इज बिकॉज ऑफ हेल्थ। लोग अपनी बीमारियां ठीक करने आते हैं। ताजमहल घूमने कम लोग आते हैं, बीमारियों के लिए ज़्यादा आते हैं। तुम तेलंगाना से हो? में सबसे ज्यादा ऐसे ऑपरेशंस कहाँ पे हुए हैं, तो तेलंगाना फर्स्ट। अच्छा, तो मैं वो तेलंगाना में, वो हैदराबाद के पास दे हैव वेरी स्ट्रांग, वो बायो मेडिसिन का बहुत स्ट्रांग है वहाँ पे। तुम कहाँ से हो? अरुणाचल से। कहाँ पे? ओ अरे यार, कौन सा नेशनल पार्क पड़ता है वहाँ? हाँ 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 हाँ, नाम दापा से थोड़ा सा। हाँ, मैं तवांग में था। राइट, जैसे कल्चर की बात कर रहे थे, अब इसमें हमारे पास बुद्धिस्ट कल्चर है, हिंदू कल्चर है। सो साउथ ईस्ट एशिया में हमने yesterday we have discussed one of the very strong pillar how India is having good relation with South East Asia। हम प्रेजेंट कर रहे हैं, हमारे पास we have this Buddhist culture, वो Buddhist heritage, हमारा Buddhist circuit, everything we are developing, and same with Central Asian Republic। Central Asia Republic में भी very very Buddhist presence, strong Buddhist presence is there। So one of the pillar जिससे हम प्रमोट करें कि हम आपके साथ अच्छे रिलेशन बना सकते हैं, we are the one that have originated Buddhism। So अगर हमको वैसे बात करनी है तो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक प्लस साउथ ईस्ट एशिया, इन दोनों रीजन्स के साथ वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग पिलर ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी इज बेस्ड अपॉन आवर बुद्धिस्ट हेरिटेज। ये अभी क्या, हमने 10 साल पहले तो हमको ये रियलाइज भी नहीं हुआ था कि सॉफ्ट पावर को भी हम यूज़ कर सकते हैं स्ट्रॉन्ग रिलेशंस बनाने के लिए। हाँ, मोस्टली इस्लामिक है, साउथ ईस्ट एशियन भी इस्लामिक है मोस्टली, उसमें बुद्धिस्ट पॉपुलेशन इज ऑल्सो देयर। परसेंटेज कम है, परसेंटेज मुस्लिम्स ज़्यादा है वहाँ पे। तो यही सब लिख लीजिए इसमें, तो और क्या ही है सॉफ्ट पावर में। राइट, देन द नेक्स्ट इज, लिख रहे हो क्या? नेक्स्ट डिटर्मिनेंट इज हिस्ट्री। दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। हिस्ट्री में वी आर अ कंट्री जो कॉलोनाइज थी, एंड इवन टिल डेट, अब तो 50, 60, 70 साल पुरानी बात हो गई, बट स्टिल वी हैव अ काइंड ऑफ एफिलिएशन, वी काइंड ऑफ हैव दिस फीलिंग ऑफ बोनहोमी और विद ऑल दोज कंट्री जो भी एक शेयर्ड कॉलोनियल हिस्ट्री रही है जिनके साथ। अफ्रीका के साथ रिलेशंस में एवरी डिफरेंट, अफ्रीका में आपको पता होगा कुछ फ्रेंच कॉलोनीज थी, कुछ ब्रिटिश कॉलोनी थी, उसमें जर्मन कॉलोनीज भी थी, स्पेनिश कॉलोनीज भी थी। तो स्पेसिफिकली कंट्रीज जिनके पास ब्रिटिश कॉलोनीज थी और जो फ्रेंच कॉलोनीज थी, सरप्राइजिंगली वी हैव अ वेरी गुड रिलेशंस विद देम, बिकॉज आज तक वी हैव आर, एक हमारे पास हिस्टोरिकल कनेक्ट है कि वी हैव शेयर्ड कॉलोनियल हिस्ट्री, कॉलोनियल हेरिटेज उनका भी हमारा भी है। वही वहाँ भी महात्मा गांधी वॉज प्रेजेंट, वहाँ पे भी सेम काइंड ऑफ ऑपरेशन हुआ था, वो हुए तो सारे तरह के, उनमें भी दिक्कत हुई, वही सेम चीज़ें हमने देखी। हम आर पीपल वर फोर्स्ड इनटू World War I, World War II, हम इसराइल की लड़ाइयों में जाने लगे, दे वर ऑल्सो फोर्स्ड इन बोर्स वॉर, दीज वॉर एंड दोज वॉर्स के लिए। सरप्राइजिंगली आज तक वी हैव वेरी गुड रिलेशन विद कंट्री जो ब्रिटिश और फ्रेंच कॉलोनीज थी। और फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस ऑल्सो, जब उनका हमारा पोस्ट इंडिपेंडेंस हो गया, हम तो बहुत हाई वैल्यू वाले थे तब, तो हमारे पास अपना खाने का नहीं है, बट वी वर इंश्योरिंग कि जो दूसरी कॉलोनीज हैं उनमें भी ये डीकोलोनाइजेशन प्रोसेस बहुत स्मूथ हो, उनकी भी एक डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन बहुत स्मूथ रहे। उस जमाने में जब हमारे पास खुद के रिसोर्सेज नहीं थे, वी वर इंश्योरिंग कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में भी डीकोलोनाइजेशन बहुत स्मूथ होना चाहिए, एंड वी वर द वन हु चैंपियन दिस ये नॉन अपार्थाइड मूवमेंट वाला, कि इनका जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है वो कम होना चाहिए। हमारे यहाँ तो अंग्रेज चले गए, उनके वहाँ सेटल थे, तो वहाँ पे जो उनके जो अंग्रेज थे, वाइट कॉलोनीज थी, कॉलोनीज तो क्या, वो एरियाज थे जहाँ वाइट लोग रहते थे, वो आज तक वो वैसा ही है वहाँ पे कि दे हैव वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। तो वो अपार्थाइड मूवमेंट आया कि ये डिस्क्रिमिनेशन ये सब खत्म होना चाहिए, तो उसमें भी वी वर द चैंपियन ओवर देयर। इंटरनेशनल में अगर कोई कंट्री होगी जिन्होंने अपार्थाइड मूवमेंट में सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन किया, वो इंडिया था। हमारे पास खुद का खाना नहीं था, वी हैव वेरी वेरी रिसोर्स क्रंच, बट स्टिल हम वहाँ पे सपोर्ट कर रहे थे। हमने देखा होगा साउथ अफ्रीका की ये जो कंट्री है, ये इनका जो क्रिकेट होता है, उसमें अभी भी लिमिटेशन है शायद कि 6, 5 या 4 से ज़्यादा जो हैं ये कलर वाले लोग नहीं आ सकते, पीपल विद कलर इससे ज़्यादा नहीं हो सकते, अभी तक दे हैव देयर रिस्ट्रिक्शंस ओवर देयर। सो उसके लिए ये जो शेयर्ड हिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
और सेम फिर आप अगर इंटरनेशनल लेवल पे आपको देखना है तो जापान, चाइना, दे हैव अ वेरी वेरी ब्रूटल हिस्ट्री वर्ल्ड हिस्ट्री में विल बी स्टडिंग। वहाँ पे एक नैनजिंग की वॉर हुई थी और एक दो कोरियन और ये मंचूरियन वॉर्स हुई थी, दे वर वेरी ब्लडी, बहुत मारा उन्होंने, जापान ने चाइना को बहुत मारा था, बहुत ज़्यादा। तो वो हिस्ट्री आज तक, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर कि चाइना और जापान में आज तक दैट्स अ वेरी एक कॉन्फ्लिक्टिंग रिलेशन है, एक प्रॉपर रिलेशन है ही नहीं उनकी। एंड सेम विद साउथ कोरिया एंड चाइना। साउथ कोरिया और जापान का भी एक जापान ने सबको मारा था 20th सेंचुरी में। इंडिया पाकिस्तान का भी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर कि हमारी अच्छी रिलेशंस नहीं है बिकॉज वो पार्टीशन वाला, पोस्ट पार्टीशन जो लड़ाई हुई थी, दैट्स अ वेरी वेरी गुड फैक्टर कि आज तक हमारी वी डू नॉट हैव अ रिलेशन विद पाकिस्तान। उनका तो बॉर्डर नहीं लगता, हमारा तो बड़ा बॉर्डर लगता है। चाइना जापान का कौन सा बॉर्डर लग रहा है? अब बॉर्डरिंग कंट्रीज को तो फिर भी बात करनी पड़ती है बिकॉज वी आर शेयरिंग अ बॉर्डर। स्टिल आवर रिलेशन इज वेरी पुअर एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज हिस्ट्री। पार्टीशन वॉज वेरी वेरी बैड, वो आज तक पार्टीशन की हिस्ट्री है हमारे पास। एंड उसके बाद दे हैव सीरीज ऑफ वॉर, उसके बाद 48 में हुआ, फिर 65 में हुआ, फिर 71 में हुआ, फिर 98 में भी हुआ, फिर उसके बाद उन्होंने पार्लियामेंट में मारना शुरू कर दिया। 2 लाइन लिख लेते हैं हिस्ट्री के लिए। इंडिया एंड अफ्रीकन कंट्रीज India and African countries shared an excellent relation shares an excellent relation partly because of common colonial history and a cooperative fight against apartheid. रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को apartheid बोलते हैं। फाइट अगेंस्ट apartheid। ये पॉलिसी था ना? हाँ, प्रॉपर पॉलिसी थी इनकी। ठीक है, आज भी है उनके यहाँ। सर अमेरिका और ये अफ्रीका वाला अपार्थाइड अलग था? हाँ, उनका तो काफ़ी अलग था। हाँ, वो तो उनका स्लेवरी और वो रीजनल वाला उसमें था कि साउथ में द पीपल वो थोड़े से रेशियल कलर के थे, वो नॉर्थ वाले प्रॉपर वाइट थे, तो वो नॉर्थ वाले साउथ पे ऑपरेशन करते थे। ये तो बाहर से कॉलोनी आई थी, वो लोकल लोगों को ही मार रहे हैं। ये तो डिफरेंट चीज़ें दोनों। एंड सेकेंड, इसमें चाइना वाला तो क्या लिखे, इंडिया पाकिस्तान लिखते हो, मस्त है। इंडिया पाकिस्तान रिलेशन इज in doldrums partly because of मतलब बैड लिख दो। डोल्ड्रम मतलब कोई डायरेक्शन लेस ऐसा वाला। इज इन डोल्ड्रम पार्टली बिकॉज ऑफ बिटर हिस्ट्री ऑफ पार्टीशन in series of war against after that, bitter history of partition and series of war after that. Then the next one is दुनिया वाले जो भी बोलें, दिस इज स्टिल द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर हाउ फॉरेन पॉलिसीज आर डिटरमाइंड। प्योर हार्ड पावर, जिसकी हार्ड पावर है उसकी फॉरेन पॉलिसी चलेगी, जिसकी नहीं है नहीं चलेगी। बाकी सब फैक्टर्स हैं बट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, एकदम जिसको कह सकते हैं कॉर्नर स्टोर फैक्टर। मिलिट्री और इकोनॉमिक, इसी को प्योर हार्ड पावर बोलते हैं। अगर आपकी मिलिट्री बहुत स्ट्रांग है ना, आपकी इकोनॉमिक प्रेजेंस इज एक्सट्रीमली स्ट्रांग। इसका एग्जाम्पल अगर हमें इंडिया के उसमें देखना हो, नाइनटीन 71 में अगर आपने वो पोस्ट इंडिपेंडेंस थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, हुआ क्या था, जो अप्रैल में रिजल्ट आ गया था 1971 में। दिस ईस्टर्न पाकिस्तान का अप्रैल में इलेक्शन रिजल्ट आ गया था एंड अप्रैल में इस्लामाबाद वालों ने बोल दिया कि वी वोंट बी अलाउइंग यू टू, उन्होंने जो भी डिमांड्स रखी थी कि बंगाली को विल हैव अ कॉन्स्टिट्यूशनल थिंग, हमारा जो लोकल कल्चर है विल बी हैविंग कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट टू प्रोटेक्ट आवर लोकल कल्चर एंड एवरीथिंग, उन्होंने एक्सप्लिसिटली मना कर दिया इस्लामाबाद ने।
गिवन द फैक्ट कि वो जो उनकी पार्टी थी मुजीबुर रहमान की, ही हैज थम्पिंग मेजोरिटी, उसके बाद भी ही वाज नॉट अलाउड टू हैव, जो भी उनका मैनिफेस्टो था उनको रिस्पेक्ट करने नहीं दिया। प्राइम मिनिस्टर तो नहीं बन रहे थे शायद, वो उस प्रोविंस में मेजोरिटी आई थी, पूरे में नहीं थी जहाँ तक मुझे पता है, पूरे में नहीं थी। उनका प्रोविंस वाइज था पहले, ये छठा प्रोविंस था शायद उनका, तो प्रोविंस में उनका आया था। फिर उसके बाद ये सब हुआ एंड देन उसके बाद वहाँ पे पूरी मतलब प्रॉपर सिविल वॉर ब्रेकआउट हो गई कि उनका एक तरह का ऑपरेशन हो रहा है, या फिर मेजोरिटी उसको वहाँ पे बंगाली कल्चर के अगेंस्ट ये सब चल रहा है। सो देन वहाँ पे मई से ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन ऑफ रेफ्यूजीज वाज देयर। देयर इज अ रिपोर्ट कि ऑलमोस्ट 4 से 6 मिलियन वहाँ पे रेफ्यूजीज आ गए नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, बंगाल में, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। एंड देन अक्टूबर नवंबर में वी मार्च्ड आवर आर्मी इनटू दिस बांग्लादेश। उससे पहले हमारी प्रॉक्सी, हमने एक वो हिंदू वाहिनी करके एक फोर्स थी, मुक्ति वाहिनी, हिंदू मुक्ति वाहिनी, तो वो एक हमने एक तरह का वो फोर्स हमने डेवलप कर रखी थी, उससे हम एक प्रॉक्सी वॉर वहाँ पे लड़ रहे थे। नवंबर या दिसंबर में हमने अपनी प्रॉपर आर्मी वहाँ पे भेजी एंड इट टुक ऑलमोस्ट 12 days, 12-13 दिन लगे थे। एंड एक ओपन ग्राउंड में उनके करीब 1 लाख पाकिस्तानी सोल्जर्स को वी हैव सरेंडर्ड ओवर देयर एंड वी हैव कैप्चर्ड अनदर 90,000 ऑफ सोल्जर्स ऑफ पाकिस्तान। हाँ, मतलब उतने 90,000 के करीब। तो वी हैव प्रिजनर ऑफ वॉर 90,000 तक, और ओपन ग्राउंड में 12 दिनों में हमने पाकिस्तान के ऐसे 2 टुकड़े कर दिए। मतलब एक डिसाइसिवली हमने बोल दिया कि आर मिलिट्री माइट इज समथिंग दैट इज नॉट इवन कंपेरेबल टू पाकिस्तान। 12 दिनों में हम पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर सकते हैं। सो वी वर अनडिस्प्यूटेड लीडर ऑफ द साउथ एशिया एट दैट पीरियड ऑफ टाइम। मिलिट्री हमने प्रूव कर दिया कि वी कैन डू एनीथिंग ओवर हियर। 90,000 तुम प्रिजनर ऑफ वॉर ले लो, दैट्स अ वेरी एम्बैरेसिंग थिंग। नहीं, इससे ज़्यादा पकड़े होंगे, नहीं आई एम श्योर पकड़े होंगे इससे ज़्यादा तो। लेकिन 90,000 इज अ बिग। आज भी इंडियन आर्मी में करीब कितने होंगे, 1.5-2 लाख लोग होंगे, मतलब आधी आर्मी पकड़ ली हमने उनकी। सो इतना डिसाइसिव वो फैक्टर था 1971 में। एंड देन 1974 में वी हैड आवर फर्स्ट ये न्यूक्लियर टेस्ट किया हमने पोखरण में, स्माइलिंग बुद्धा नाम रखा था स्माइलिंग बुद्धा टेस्ट किया हमने। सो हुआ क्या, उससे सैंक्शंस बहुत ज़्यादा पड़ गए, बिकॉज कोई नहीं चाहता कि और ये न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप करें। देयर वाज ह्यूज अमाउंट ऑफ सैंक्शंस। सो क्लियरली एक तो हमने अपनी मिलिट्री माइट दिखाई, और in 1974 में भी वी अगेन शो आवर मिलिट्री एंड साइंटिफिक माइट कि हम न्यूक्लियर वेपन भी डेवलप कर सकते हैं। न्यूक्लियर वेपन के लिए कोई सपोर्ट नहीं करता, कोई आपको यूरेनियम तक नहीं देगा, टेक्नोलॉजी तो बहुत दूर की बात है। इफ़ यू वांट टू डेवलप योर न्यूक्लियर वेपन, आपको यूरेनियम भी खुद लेना है। सिविल न्यूक्लियर डील से जो आपको यूरेनियम आ रहा है, बम बनाने के लिए कोई नहीं देता, और उसकी बहुत स्ट्रिक्ट चेकिंग होती है कि आपका जितना भी यूरेनियम की क्वांटिटी आ रही है, एवरीथिंग शुड बी गोइंग इनटू सिविल न्यूक्लियर फैसिलिटीज़। और सिविल न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ के ऑडिट होते हैं, बहुत स्ट्रिक्ट ऑडिट होते हैं। मतलब ऐसे नहीं होगा कि आपने बोला मैं न्यूक्लियर उसमें डालूंगा बम बना दो उसका, इट्स नॉट वेरी इजी। तो बम बनाने के लिए आपको यूरेनियम तक खुद लेना है, और बाकी तो पूरे टेक्नोलॉजी यू हैव टू डेवलप इंडिजिनसली, कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा। सो हमने 74 में भी हमने वो भी दिखा दिया कि वी कैन डेवलप आर न्यूक्लियर वेपन्स ऑल्सो। एक प्रोटोटाइप था, उतना बड़ा नहीं था वो, बट उसके बाद भी स्टिल हमारा साउथ एशिया में वी वर नॉट गिवन पोजीशन ऑफ लीडरशिप ओवर देयर, कोई पोजीशन नहीं थी हमारे पास। 83 में अगेन देयर वाज अ वॉर, 75-76 से देयर वाज अ कॉन्फ्लिक्ट इन भूटान, और 80s में वी हैव अ सिविल वॉर इन श्रीलंका। हमारा कोई डिसाइसिव रोल नहीं रहा इन चीज़ों में। हमारे मतलब वो था नहीं कि हम एक लीडर हैं, हम बोलेंगे सिविल वॉर इस तरह खत्म होनी चाहिए, कोई नहीं सुन रहा कोई नहीं भाव दे रहा था। तो इट्स वेरी क्लियर कि हमारी कोई एक इंपॉर्टेंट पोजीशन नहीं थी इवन इन साउथ एशिया, हम कोई लीडर नहीं थे। गिवन द फैक्ट हमने अपना मिलिट्री इन 2 सालों में हमने अपनी मिलिट्री माइट दिखा दी, प्योरली बिकॉज आर इकोनॉमिक ग्रोथ तो क्या ही थी हमारे उस टाइम, आर इकोनॉमिक प्रेजेंस वाज वेरी लिमिटेड एट द पीरियड ऑफ टाइम। इसको हिंदू ग्रोथ रेट बोलते हैं, 4-5% ग्रोथ हो रही थी, एंड दैट वाज आल्सो प्योरली कमिंग बिकॉज ऑफ एग्रीकल्चर। बारिश होती थी, खेती होती थी, हमारी 4% आ जाता था। अगर किसी दिन बारिश नहीं होगा, एल नीनो आ जाएगा, तो फिर हमारा 2% हो जाएगा। मतलब इकोनॉमी वाज ड्राइविंग बिकॉज ऑफ एग्रीकल्चर, और उसमें कंप्लीट एनी काइंड ऑफ मतलब ऑल काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शंस वाज देयर। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकता, सब PSU चलाएगा, इंपोर्ट वाज रिस्ट्रिक्टेड, एक्सपोर्ट्स वाज रिस्ट्रिक्टेड, आप इंटरनेशनल ट्रेड नहीं कर सकते, ह्यूज अमाउंट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस वाज देयर। अरे आप डॉलर भी नहीं रख सकते, इंटरनेशनल ट्रेड तो बहुत बड़ी बात हो गई। इवन होल्डिंग इंटरनेशनल करेंसी वाज अ क्राइम एट द पीरियड ऑफ टाइम, बिकॉज हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज ही नहीं था ना। लोग ही अगर डॉलर लेके घूमेंगे तो फिर देश के पास कम पड़ जाएगा। सो एक फॉरेन करेंसी रखना भी क्राइम हुआ करता था। सो हमारे इकोनॉमिक पोजीशन वाज वेरी वेरी लिमिटेड। 70s-80s तक वी हैव मल्टीपल, फमीन तो नहीं थे बट फूड शॉर्टेजेस वाज देयर, और बाकी रिसोर्सेज तो बहुत बहुत लिमिटेड थी, और इंटरनेशनल ट्रेड वेड जैसा कोई चीज़ नहीं थी हमारे उस समय। तो इकोनॉमिक पोजीशन हमारी इट्स वेरी वेरी वीक। सो उस वजह से हमने 70s में गिवन द फैक्ट हमने मिलिट्री इतनी माइट दिखाई, उसके बाद भी
एक तो पाकिस्तान के पास तब भी दम था, वो दोबारा मार रहा था। 83 में भी हैव अनदर कॉन्फ्लिक्ट, फिर 1990s में भी हैव अनदर कॉन्फ्लिक्ट। 1990s के बाद इट वाज क्लियर कि पाकिस्तान अब हमको वो नहीं कर सकता। उससे दो डेकेड और लगे उसको ये समझने में, बिकॉज हमने साउथ एशिया में तब एक लीडरशिप पोजीशन नहीं ली, एंड दैट प्योरली बिकॉज हमारी इकोनॉमिक प्रेजेंस बहुत स्ट्रॉन्ग वीक थी उस टाइम। और 1990s में 1998 या 99 में शायद कारगिल हुआ था, और 1998 में वी हैव आवर पोखरण 2। पोखरण 2 के बाद वो पहला वाला तो प्रोटोटाइप था, इस जो सेकंड पोखरण हुआ था इसमें हमने सब टेरेन न्यूक्लियर वेपन पूरा प्रॉपर टेस्ट किया था, एंड इसके बाद वी आर डी फैक्टो न्यूक्लियर वेपन स्टेट। इसके बाद होगा कि हम भी एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट है। एंड 99 में कारगिल में एक डिसाइसिव विक्ट्री, वही सिमिलर एक डिसाइसिव विक्ट्री हमने लिया था। एंड उसके बाद जब प्रॉपर न्यूक्लियर वेपन हमारे बन गए तो सैंक्शन वेरी स्ट्रॉन्ग, इससे तो बहुत ज़्यादा सैंक्शन थे। सैंक्शन सो स्ट्रॉन्ग जापान वालों ने हमारा फ़ोन उठाना भी बंद कर दिया। जापान इज़ वेरी सेंसिटिव अगर कोई न्यूक्लियर टेस्ट करता है तो, क्योंकि दे आर द ओनली कंट्री जो न्यूक्लियर वेपन लिए, एंड वी हैव अ वेरी क्लोज रिलेशन विद जापान। बाकियों ने तो सिर्फ सैंक्शन लगाए, जापान ने तो एम्बेसी सब बंद कर दी। सो द सैंक्शंस इन 1998 वाज एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग थे। और उसमें लेकिन उस पीरियड ऑफ टाइम में हमको सिर्फ, कल भी हमने डिस्कस किया था, 5 साल लगे। 2005 में वी हैव सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट। एक हमने बम बनाया, 5 साल में यूएसए ने अलाउ कर दिया। यूएसए वाज रेडी टू गिव अस यूरेनियम कि आप सिविल न्यूक्लियर डेवलपमेंट कर लो यूरेनियम का। सिर्फ 5 साल लगे हमको करने में। दैट्स अ वेरी एक्सट्रीम थिंग। अब तो हम बम बना रहे हैं और उसके बाद सामने वाला हम यूरेनियम देने को भी तैयार है। तो मतलब एक तो 180 डिग्री शिफ्ट आ गया पूरा। सैंक्शन तो दूर की बात हो गई, हमारा सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट हो गया 5 सालों में। एंड ऑलमोस्ट 2001 और 2 में आर कंप्लीट स्ट्रेटेजिक रिलेशन वाज रिस्टोर्ड विद जापान, और बाकी कंट्रीज के साथ भी नॉर्मलाइज हो गया। फिर सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट हो गया, तब तो सारा कुछ हो गया। उसके बाद हम जापान से यूरेनियम लेने लग गए। नाउ वी हैव मल्टीपल न्यूक्लियर ये फैसिलिटीज जो जापान टेक्नोलॉजी है। जापान इज चैंपियन इन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, जापान साउथ कोरिया दोनों चैंपियन है उसमें। सो ये इस टाइम हमारे पास, एंड आफ्टर 1999 वी वर अनडिस्प्यूटेड लीडर इन साउथ एशिया। अब हम बोल सकते हैं एटलीस्ट साउथ एशिया में तो वी हैव वेरी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस नाउ। अब अगर साउथ एशिया में कोई भी डेवलपमेंट होता है तो इंडिया प्रेजेंस, इंडिया सेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाउ। चाइना इंक्लूड कर रहा है वो अलग बात है, बट स्टिल अभी साउथ एशिया में आप प्रेजेंस इज वेरी स्ट्रॉन्ग। एंड 1998 के बाद एक स्टेट पॉलिसी बना दी ISI वालों ने, पाकिस्तान ने, कि डायरेक्ट मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट इंडिया के साथ इज नॉट पॉसिबल। अब हमारी और उनकी जो मिलिट्री कंपैरिजन है, दैट जस्ट नॉट अ प्रैक्टिकल थिंग, मिलिट्री कंपेयर करना। फिर उन्होंने वो दूसरे तरीके अपनाने शुरू कर दिए। ब्लीडिंग बाय 1000 कट उन्होंने बोला कि हम इधर उधर से मारेंगे, हम टेररिज्म ले लेंगे, हम इनमें रेडिकलाइजेशन करेंगे, हम प्रोपेगेंडा स्प्रेड करेंगे, विल इंक्रीज आवर मिलिटेंसी इन जम्मू एंड कश्मीर। डायरेक्ट मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट नहीं कर सकते। सो 1990s में इट्स वाज क्लियर विद पाकिस्तान कि अब जो है ही इज द अनडिस्प्यूटेड लीडर इन साउथ एशिया। एंड ये इसलिए हुआ प्योरली बिकॉज इस पीरियड तक हमारी इकोनॉमिक प्रोग्रेस इज वेरी स्ट्रॉन्ग। 1990s में वी हैव आर ये LPG रिफॉर्म्स हमने किए, हमने सारे रिफॉर्म्स किए, इकोनॉमीज वाज ओपनिंग अप, आर इन्वेस्टमेंट्स वाज स्ट्रॉन्ग, एंड ऑलमोस्ट 9 साल में हमारा ग्लोबल ट्रेड 4 गुना हो गया था। इसी में हमारा ग्लोबल ट्रेड शेयर वाज ऑलमोस्ट 2%, आज भी 2% ही है वैसे तो तभी वो 2% हो चुका था। आर इकोनॉमिक प्रेजेंस, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ वाज एक्सट्रीम। अब इस तक हम वो बन चुके थे जो अब आज हम बोलते हैं फास्टेस्ट ग्रोइंग डेवलपिंग लार्ज इकोनॉमी। 1990s तक वी वर दैट थिंग। तो 1990s में वही सेम चीज़ पहले भी हुई, वही सेम चीज़ बाद में भी हुई, बट इसमें आउटकम वाज कंप्लीटली डिफरेंट जस्ट बिकॉज हमारी इकोनॉमिक प्रेजेंस वाज आल्सो स्ट्रॉन्ग एंड आवर मिलिट्री प्रेजेंस वाज आल्सो स्ट्रॉन्ग। ये है हार्ड पावर का जलवा। और सैंक्शन तो वो दूर की चीज़ है, हमको लोग यूरेनियम देने को भी तैयार हो गए बिकॉज फिर हम प्रोवाइड कर रहे थे कि वील गिव यू मार्केट, वील गिव यू दिस थिंग, वील गिव यू सपोर्ट। इंडो पैसिफिक में वील बी चैलेंज अगेंस्ट चाइना, हम एक बैलेंस स्टेट की तरह प्रेजेंट हो सकते हैं, ये हो सकते हैं। हमने ये सब प्रेजेंट किया, 5 सालों में सामने वाला यूरेनियम देने को भी तैयार है। सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट तो समझते होगा ना, यूरेनियम इज अ क्रूड यूरेनियम मिलता है हमको। सो क्रूड यूरेनियम में जो होता है, साइंस से टेक हो गया आप लोगों का, उसके 2 आइसोटोप्स होते हैं। तो एक आइसोटोप तो उसका होता है जो फिसिल एक्टिव होता है, दूसरा आइसोटोप में फिसिल नहीं कर पाते। सो वी हैव टू डू, उसको सेंट्रीफ्यूज से हम उसको बोलते हैं कि इनरिचमेंट करना पड़ता है। इनरिचमेंट से एक स्पेसिफिक आइसोटोप होता है जिससे सिर्फ ये फिसिल रिएक्शन कर सकते हैं। तो 235 238 होता है, तो 225 जो होता है वो फिसिल एक्टिव होता है। तो हमको 235 की इंक्रीज करना पड़ता है। सिविल न्यूक्लियर मतलब ये जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है उसके लिए यूरेनियम मिल रहा है। तो उसमें ऑलमोस्ट 4-5% आप इनरिचमेंट करोगे, मतलब टोटल वेट का 5% अगर आपका 235 है तो आप यू कैन डू दिस थिंग। बट आपको बम बनाना है अगर, तो यू हैव टू डू इनरिचमेंट अप टू 80%। 80 का हो जाता है
कि अरे मेरा बैकग्राउंड है उसमें 85 हो जाता है। हाँ, तो मतलब 80-85 के बाद यू कैन हैव योर न्यूक्लियर वेपन बना सकते हो आप, एंड इट्स वेरी सिंपल, बाहर से भी कोई डिटेक्ट कर सकता है। इफ़ यू हैव एन यूरेनियम विद 85-80% एनरिचमेंट, इट्स वेरी इजी, कोई भी डिटेक्ट कर लेगा उसको। सो सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट में सिर्फ सिविल न्यूक्लियर फैसिलिटी के लिए यूरेनियम मिलता है, बम बनाने के लिए कोई कुछ नहीं देगा, आपको खुद बनाना है। हमारे पास यूरेनियम है भी नहीं, इसलिए वी हैव अ वेरी लंबा चौड़ा 3 स्टेज प्रोग्राम। हमारे पास थोरियम है, उससे घुमा फिरा के प्लूटोनियम बना के फिर हम यूरेनियम तक आते हैं, क्योंकि यूरेनियम तो है नहीं हमारे पास। और वरना तो इंपॉर्टेंट रीजन हमने 3 स्टेज प्रोग्राम बनाया, क्योंकि हमें अपने न्यूक्लियर बम के लिए यूरेनियम चाहिए था। और अभी भी उसको एक एक्टिव यूरेनियम 235 मेंटेन, क्योंकि रेडियो एक्टिव है ना, तो खत्म होता रहेगा, तो उसके लिए भी अभी भी हमको यूरेनियम सप्लाई चाहिए अपने मिलिट्री यूज के लिए, राइट। तो ये वी वेरी क्लियर, सिविल न्यूक्लियर में सिर्फ न्यूक्लियर फैसिलिटीज जो बिजली बनाते हैं जिससे हम, उसके लिए हो रहा है। अभी हमारे पास ऑलमोस्ट 15 डिफरेंट कंट्रीज हैं जिनके साथ हमारे सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट है। बाद में हम न्यूक्लियर डिटेल में पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि एक एनपीटी भी था, ये न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है, हमने वो भी साइन नहीं कर रखी। एक एनएसजी है, एक मेंबरशिप है, इस मेंबरशिप इज रिक्वायर्ड, देन ओनली यू आर अलाउड टू हैव इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ यूरेनियम एंड ये न्यूक्लियर मटेरियल्स, हम उसके भी मेंबर नहीं है। तो उतना मतलब आर प्रेजेंस इज सो इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल फैक्टर्स, ना हम एनपीटी साइन कर रखी है, ना हम एनएसजी के मेंबरशिप है, स्टिल वी हैव वेरी इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर सिविल एग्रीमेंट्स। 15 कंट्रीज के साथ हमारे पास सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट्स हैं, जस्ट प्योरली बिकॉज हम ये सब प्रोवाइड करते हैं। इस वजह से वी हैव, ये तो दैट्स अ वेरी चैंपियन थिंग कि हमने वी आर द ओनली एक्सेप्शन। एनपीटी बनाया इसलिए था कि अगर मैं यूएसए हूँ, मेरे पास यूरेनियम है, मेरे पास यूरेनियम टेक्नोलॉजी है, तो मैंने यूएसए नहीं बना रखा है कि आप पहले एनपीटी साइन करिए, लिख के दीजिए आप बम नहीं बनाओगे तभी वी विल बी प्रोवाइडिंग यू विद टेक्नोलॉजी इन यूरेनियम, हमने नहीं साइन किया। एंड वी आर ओनली एक्सेप्शन जिन्होंने एनपीटी नहीं साइन किया, ना हम एनएसजी की मेंबरशिप रखी है, क्योंकि हम बम ही बना दिया ना, कौन सी मेंबरशिप मिलेगी हमें। एंड स्टिल वी आर एबल टू प्रोक्योर एवरीथिंग। वैसे पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया ने भी बनाया है, बट उनको चाइना दे देता है सारा, उनका बम भी चाइना ने बना के दे रखा है, वो भी बैलेंस करने के लिए दिया है कि इंडिया के पास न्यूक्लियर वेपन है, पाकिस्तान के पास नहीं होंगे, तो देन तो क्लियरली एक डायनामिक्स चेंज हो जाएगा, पूरा न्यूक्लियर डायनामिक्स चेंज हो जाएगा एरिया का। तो इट्स अ वेरी फनी थिंग, 1998 में या 9 में हमने शायद 3 टेस्ट किए थे, सब टेरेन टेस्ट किए थे, मतलब ज़मीन के नीचे हमने बम फोड़े थे, उन्होंने 5 फोड़े कि इंडिया से तो ज़्यादा फोड़ेंगे यार हम और वो 2 हफ्ते बाद फोड़ दिए। एंड देयर वाज नो इंटेलिजेंस कि वो ये सब बना रहे हैं। ये यूरेनियम की रेडिएशन डिटेक्ट करना इज़ वेरी सिंपल, कोई भी कर सकता है, और हमारे पास कोई किसी तरह का इंटेलिजेंस नहीं था कि वो बना रहे हैं। 2 हफ्ते में उन्होंने 5 बम फोड़ दिए, तो इट्स अ वेरी क्लियर थिंग कि चाइना ने उनको प्रोवाइड किए। एक तरह का एक जो न्यूक्लियर डिटरेंस वाला वो इनइक्वालिटी वो कम हो कि इंडिया के पास बम है, उसके पास बम नहीं है। एंड सिमिलरली उसने नॉर्थ कोरिया के दिया टू चेक जापान एंड साउथ कोरिया, वही सेम चीज़, रातों रात उसने वहाँ बम दिया, वो तब से आज तक बम ही मारे जा रहे हो, वो सारा उसको चाइना प्रोवाइड कर रहा है, जस्ट टू इंश्योर कि एक बैलेंस ऑफ पावर बना रहे रीजन में। एंड सिमिलरली वो ईरान को भी इसी तरह से ट्रूट करने वाला है कि सऊदी और यूएई का वहाँ पे वो प्रेजेंस चेक कर सके। ये बहुत डटी गेम खेलता है चाइना। ये सब आप पेपर में लिख सकते हो, दिस काइंड ऑफ थिंग्स। तो इसमें हम 2 लाइनें लिख लेते हैं, प्योर हार्ड पावर, मिलिट्री एंड इकोनॉमी। During 1971 Bangladesh liberation, during 1971 Bangladesh liberation, India has a decisive military victory. India have a decisive military victory. But still was not able to hold leadership position in South Asia. Not able to hold leadership position in South Asia. इसमें द फनी स्टोरी इज कि 1971 में उसने ये किया, एंड तो ऑब्वियसली जो बगल वाले देश हैं उनको बहुत डर लगता है यार, एक इतना बड़ा देश है बीच में, इंडिया इज अ लार्ज कंट्री कंपेयर टू दिस नेबर के नथिंग इज कंपेयर टू अस, एंड उसमें सामने वाले लोग देख रहे हैं कि उसने पाकिस्तान कैसे 2 टुकड़े कर दिए। सो ऑब्वियसली एवरी कंट्री इज वेरी कंसर्न अबाउट देयर सोवरेनिटी, कल कोई हमें भी मारने आ जाएगा।
So the funny thing is कि no one was taking as a leadership position या फिर ये this is the one that will be providing security to us, that will be the one that will be holding the complete region. वो सोचते थे कि इंडिया अभी भी एक एंटी इंडिया सेंटिमेंट इज वेरी स्ट्रॉन्ग इन नेपाल, इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इन श्रीलंका. हम देखेंगे वो क्यों है, बट अभी भी है वो. स्पेसिफिकली द जो तराई एरिया है नेपाल का, जहाँ पे बॉर्डर्स है इंडिया यूपी और नेपाल की, द पॉपुलेशन ऑफ उधर, कभी आप घूमने जाना वहाँ पे, मैं गया हूँ, दे डोंट लाइक इंडिया, वो खुलेआम गाली देते हैं. सो जो सार्क बना था, जो ये साउथ एशिया वाला जो सार्क बना था, दैट वाज इनिशियली फॉर्म टू चेक इंडिया प्रेजेंस, इंडियाज ग्रोथ इन द रीजन, टू इंडियाज सुप्रीमेसी या फिर इंडियाज लीडरशिप इन द रीजन. वो बना ही इसलिए था. फिर वो चक्का ऐसे घूमा कि हम खुद ही सार्क में ऐड हो गए. सार्क बना इसलिए था जस्ट टू चेक कि इंडियाज डोमिनेंस ना हो साउथ एशिया में. ये 1985 में सार्क बना था. तो तब तो हमें लीडर वीडर कोई मानता ही नहीं था. क्या लिख रहे थे हम? हाँ, because of its economic limitations, because of its economic limitation. ब्रैकेट में लिखना तो यू कैन राइट हिंदू ग्रोथ रेट. हिंदू ग्रोथ रेट तो पता होगा ना, ग्रोथ रेट हमारी बहुत लिमिटेड हुआ करती थी उस टाइम पे. तो किसी को तो गाली देनी थी, तो बोला हिंदू लोग स्लो होते हैं, वो काम हम नहीं करते. ट्रैप्ड इन हिंदू ग्रोथ रेट. 4 डिकेड तक हमारी ग्रोथ रेट 3-4% ही रहा करती थी, तो उसको हिंदू ग्रोथ रेट बोलते हैं. नहीं सुना था क्या आप लोगों ने? नहीं 1980s तक था ये. हाँ वही 1950 to 1980s तक, पूरा 4 डिकेड तक 4-5% हमारी ग्रोथ रेट रहती थी. और वो भी इसलिए क्योंकि एग्रीकल्चर है. तब एग्रीकल्चर का शेयर बहुत ज़्यादा था जीडीपी में. बारिश आ रही है तो हमारी इकोनॉमी काम करती थी, नहीं आ रही तो नहीं करती थी. मतलब सब एग्रीकल्चर बेस्ड ही चल रहा था. तो उसको फिर हिंदू ग्रोथ रेट बोला कि लोग काम वाम नहीं करते. देन सेकेंड इन ड्यूरिंग 1998 न्यूक्लियर टेस्ट. क्या कोई डाउट है? मतलब एग्रीकल्चर की ग्रोथ, 4% ही है ना ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ रेट. मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर की 4% कांस्टेंट अभी. हाँ तो एग्रीकल्चर नहीं ग्रो करता. अब वो होगा ना कि टोटली एग्रीकल्चर था ना. हाँ तब वो बोलते हैं ना जीडीपी का शेयर कितना एग्रीकल्चर में. तब इंडस्ट्रीज कुछ हुआ ही नहीं करती, सर्विसेज भी कुछ नहीं थी. अभी लेकिन जीडीपी में एग्रीकल्चर का शेयर इज 14-15%. पहले तो 40-50% हुआ करता था. एग्रीकल्चर 4% पे ग्रो करता है. एग्रीकल्चर कैसे बढ़ेगा? आज भी उतने उगाओगे, कल भी उतने उगाओगे. क्या चीज कम हो गया 14 पे आ गया. ये वाला इकोनॉमिक्स पक्का? ऐसे 18 करके नहीं हो सकता. आ रही है सर, 18 कम नहीं आ रही है वो विकिपीडिया से देख के. मैं चेक कर लूंगा, मैं कल से. वो क्या बोलते हैं गलत फैक्ट्स वाले यूट्यूबर्स. अरे कोई बात नहीं, मैं कल देख लूंगा. तू असामाजिकता तो है. हाँ तो सेकेंड, अरे लड़ो मत यार. During 1998, nuclear test was conducted. And India had a decisive victory in Kargil conflict. Kargil war नहीं थी, वो conflict ही बोलते हैं उसको. Decisive victory in Kargil conflict. Despite huge and stringent sanctions on India, we were able to restore our relation with the rest of the world. We were able to restore our relation with the rest of the world and even concluded civil nuclear agreement with USA in 2005. Right.
बस ये लास्ट फैक्टर है वर्ल्ड ऑर्डर। अभी 2-2 घंटे की क्लासेस नहीं होती थी क्या पहले? 1.5 घंटे तक तो चल जाता है आपका, फिर डीजल खत्म हो जाता है 1.5 घंटे बाद। वर्ल्ड ऑर्डर, इंडिया तो क्लासिक एग्जांपल है इसका। पहले था बाइपोलर वर्ल्ड, 1990s तक वी हैव दिस कोल्ड वॉर एरा, एक यूएसएसआर तक यूएसए था, तो तब हमारी कंप्लीटली डिफरेंट पॉलिसी हुआ करती थी। वी वर दिस नैम वाले लोग, हम बोलते थे वी वर नॉट बी साइडिंग विद यूएसए, वी विल नॉट बी इवन साइडिंग विद यूएसएसआर। हमारा इंक्लिनेशन सोशलिस्ट की तरफ था, यूएसएसआर की तरफ, बट स्टिल वी वर हैविंग आवर नॉन अलाइनमेंट। तो हमने पूरी दुनिया के साथ पॉलिसी वैसी बनाई, हम नॉन अलाइनमेंट रहेंगे। फिर जस्ट एक मोनोपोलर या यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर आया, थोड़े टाइम तक हो रहा था, फ्रॉम 1990s टू अर्ली 2000 तक, जिसमें यूएसए वाज द अनडिस्प्यूटेड ग्लोबल लीडर। फिर हमने भी रातों रात पॉलिसी पलट दी, हमने भी बोला हम ग्लोबलाइज हो गए। जैसे यूएसएसआर टूटा, हमने अपनी इकोनॉमी भी खोल दी, हमने बोला अब हम सोशलिस्ट नहीं है, हम कैपिटलिज्म लाए, हमने एफडीआई किया, हमने मार्केट ओपन कर दी, हमने सब कुछ खोल दिया, कि प्योरली बिकॉज कि हमारी रिलेशन विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड शुड बी इम्प्रूव। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मतलब यूएसए के साथ। और उससे पहले हम साउथ ईस्ट एशिया में फोकस ही नहीं था, बिकॉज साउथ ईस्ट एशिया वाज अ वेरी कोर अलाई ऑफ यूएसए। फिर हमने रातों रात लुक ईस्ट एशिया, लुक ईस्ट, एक्ट ईस्ट, ये वो सब कुछ बनाया। हमने वेस्ट एशिया को भी उतना ज़्यादा नहीं देखा था, बिकॉज वेस्ट एशिया वाज आल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग अलाई ऑफ दिस थिंग। इसराइल को तो हम इसराइल के साथ तो इतनी सारी स्टोरीज हैं, हम ऐसे रास्ते में होते हैं ना, देख रहे हैं रिश्तेदार हैं, मुंह फेर के चले जाते हैं, वो वाला काम करते थे इसराइल के साथ। 1999 में वी डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ, हमारे पास एक तो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम तब था नहीं, ये जो जिसको रिमोट सेंसिंग वाला काम बोलते हैं, हमारे पास नहीं होता था। हमारे पास अपनी अभी बना है, उससे पहले कुछ नहीं था। एंड हम पूरा जीपीएस जो यूएसए का है, हम उसी पर डिपेंडेंट थे। एंड पाकिस्तान वाज एन अलाई ऑफ यूएसए। पाकिस्तान ने, यूएसए ने साफ मना कर दिया कि वी वोंट बी प्रोवाइडिंग यू विद दिस रिमोट सेंसिंग डेटा, हम नहीं बताएंगे कहाँ से कौन सी पहाड़ी पे कौन बैठा हुआ है, बिकॉज पाकिस्तान तब प्रॉपर अलाई था यूएसए का। एंड रशिया, उस समय रशिया के पास भी ये इस पे हिंदू कुश वाले एरिया पे कोई सैटेलाइट नहीं हुआ करती थी। तो देन हमने इसराइल के साथ, हमारे ना एम्बेसी थी ना कुछ थी, बट सरप्राइजिंगली एट दैट पीरियड ऑफ टाइम इसराइल ने हमको सारे ये इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड किया, डेटा भी प्रोवाइड किया, सब कुछ प्रोवाइड किया। उसके बाद हम इतने पूरे दिखते, हमने बोला आप शिप के थ्रू अगर किसी तरह का मटेरियल भेज रहे हो तो उसमें इसराइल का झंडा मत लगाना, बिकॉज तब तक वी डू नॉट हैव अ स्ट्रॉन्ग रिलेशन विद इसराइल। ही वॉज द ओनली कंट्री जो हमको उस पॉइंट पे सपोर्ट करिए, बट स्टिल वी सेड कि आप झंडे वंडे भी मत लगाइएगा, दिख जाएगा कि इंडिया इसराइल के साथ सपोर्ट में है। तो ऑब्वियसली देन उसके बाद हमने एम्बेसी खोली, रातों रात हमने रिलेशंस इंप्रूव किए उसके साथ। और वो तब हुआ क्योंकि पूरा मोनोपोलर ऑर्डर हो गया, यूएसएसआर तो कुछ था नहीं, फिर जितने यूएस के एलाई थे तब हम यूएस के एलाइज के साथ दोस्ती करी। इसराइल इज अ वेरी कोर एलाई ऑफ यूएसए, बहुत ज़्यादा कोर है। तब जाके हमने इसराइल को सुना, उससे पहले तो हम इसराइल के साथ हमारी एम्बेसी तक नहीं हुआ करती थी। इसके बाद वी हैव आवर ओपनिंग ऑफ इकोनॉमी, एंड अभी तो एक मल्टीपोलर ऑर्डर है, मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर। नाउ वी हैव मल्टीपल डिफरेंट कंट्रीज जो लीडरशिप पोजीशन पे है। देयर इज चाइना आल्सो, मल्टीपल रीजनल लीडर्स भी हैं, ऑस्ट्रेलिया इज देयर, जापान इज देयर। सो अब हमने बोला है वी विल हैव मल्टीपल अलाइनमेंट। हम एक बैलेंसिंग वाला काम करेंगे। वी विल हैव रिलेशन विद एवरी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड बेस्ड ऑन इट्स ओन मेरिट, जिसको स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी बोलते हैं। स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी आपने बहुत सुना होगा, इसका सिंपल सा मतलब होता है वी विल बी डिसाइडिंग ऑन द इशू बेस्ड ऑन इट्स प्रिंसिपल। हर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे कि आप हमारे दोस्त हैं तो आप कुछ भी करोगे हम मान जाएंगे। स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी यही हुआ कि वी विल हैव आवर ऑटोनॉमी इंटैक्ट। आपने अगर कुछ गलत किया हम नहीं मानेंगे। जैसे सिंपली इसराइल ने बोला कि गाजा स्ट्रिप पे पहले वो यूनाइटेड नेशंस में वो लेकर आते हैं, तो उन्होंने बोला कि कन्वेंशन 1946 था शायद, कि इस गाजा स्ट्रिप में देर आर स्पेसिफिक हमास और हिजबुल्ला के लोग हैं, दे आर द एक्सट्रूडर्स और वो हमको मार रहे हैं। सो इंडिया वाज सपोर्टर ऑफ दैट, हमने उस कन्वेंशन को सपोर्ट किया। वो अगले दिन अगला कन्वेंशन लेकर आया कि वी आर मार्चिंग इनटू गाजा, हम सबको मारेंगे। तो हमने ओपनली उसको हमने रिजेक्ट किया उस कन्वेंशन को। सो दैट इज स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी। हमारा कोर अलाय है इसराइल, स्टिल अगर वो इस तरह की चीज़ करेगा तो वी विल बी डिसाइडिंग ऑन ईच डिसीजन बेस्ड ऑन इट्स फैक्टर इन दिस मेरिट। सो हमने बोला मल्टीपल अलाइनमेंट। नाउ वी हैव मोर देन 30+ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का मतलब वही बहुत क्लोज पार्टनरशिप है, ऐसे कोई डेफिनेशन नहीं है इसकी,
बस ये किसी के साथ बहुत क्लोज पार्टनरशिप है तो उसको हमने स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप बोल दिया। 30 से ज़्यादा देश हैं इनके साथ हमारी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है। इसका बेस्ट एग्जांपल है वेस्ट एशिया में। हाँ, आप सऊदी के साथ ही जोड़ लो, सेम ही है दोनों। सो इसमें है क्या, ऑल द 3 कंट्रीज आर इन कॉन्फ्लिक्ट विद ईच अदर। तो लव ट्रायंगल होता है, ये एनिमी ट्रायंगल है, तीनों एक दूसरे से इट्स अ कॉन्फ्लिक्टिंग रिलेशन विद एवरीवन एंड इंडिया शेयर्स अ वेरी क्लोज रिलेशन विद ऑल ऑफ द 3 कंट्रीज। ये स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी है। दिस इज हाउ आवर फॉरेन पॉलिसी चैंपियंस आर। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। एक एरिया में 3 लोग हैं, तीनों दुश्मन हैं, हम तीनों के दोस्त हैं। And we have very close trade, energy, diasporic, हर तरह का relation with all of the 3. So this is our strategic alignment and strategic autonomy. एक लाइन लिख लेते हैं उसके लिए। During bipolar world order, India chose policy of non-alignment and neutrality मत लिखना, policy of non-alignment post 1990 when there was unipolar world order for a brief time. When there was a unipolar world order for a brief time, India improved its relation with USA and its allies. Then third, सभी यार बना रहे हो। In today's age of multipolar world order, India follows principle of multi-alignment. Principle of multi-alignment and strategic autonomy. Multi-alignment and strategic autonomy, right? So these are the factors जिनसे एक फॉरेन पॉलिसी डिटरमाइन होती है। मेजरली यही सारे फैक्टर्स हैं। थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया लग गया होगा हाउ दिस फॉरेन पॉलिसी इज इवॉल्व। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इंडियन फॉरेन पॉलिसी एवोल्यूशन। आजकल भी लोग जैसे श्रीलंका के साथ वी आर डिस्कसिंग आवर रिलेशन, लोग 1970 1960 का एकदम डिटेल में पढ़ते हैं कि पहले लिट्टे वाले आए, फिर लिट्टे वाले गए, फिर लिट्टे वाले दोबारा आए, फिर मारा, फिर नहीं मारा। तो दैट्स नॉट रिलेवेंट। अभी आप आजकल के क्वेश्चंस देखो, हमारा तो जो ये गाइडिंग लाइट होगा दैट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं हम वही पढ़ेंगे बस। सो पिछले 5-6 सालों में क्वेश्चंस आर बीन आस्क्ड ऑन द कंटेम्प्रेरी थिंग। श्रीलंका का आज डेट इशू चल रहा है, उनका ये बीओपी का इशू चल रहा है, या फिर उनके यहाँ सिक्योरिटी इशू चल रहा है, तो उसमें हाउ इंडिया इज रिस्पॉन्डिंग, दे आर ओनली कंसर्न अबाउट दैट थिंग। या फिर ग्लोबल डायनामिक्स में हाउ दिस क्लाइमेट चेंज इज एज नाउ इमिनेंट फैक्टर फॉर फॉरेन पॉलिसी, तो उसमें इंडिया क्या रोल प्ले कर रहा है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बहुत पुराने ज़माने के क्वेश्चन अब नहीं पूछते कि 1980 में क्या हुआ था अफगानिस्तान में। तो उसके लिए जो है बस हम यही डिस्कस करेंगे। जितना भी ऐतिहासिक वर्ल्ड हिस्ट्री है, इंटरनेशनल रिलेशन है, हम बस इसी में डिस्कस करेंगे। इसके बाद फॉर एवरी कंट्री विल बी फोकसिंग ओनली ऑन द कंटेम्प्रेरी इशू, आजकल क्या चल रहा है पूछा ही हो जाता है बस। आपका हिस्ट्री हो गया ना, और वो हो गया क्या बोलते हैं उसको, पोस्ट इंडिपेंडेंस। पोस्ट इंडिपेंडेंस हो गया ना, तब तो आप लोगों को आसानी होगी। पहले हमारी ज़िंदगी थी 62 तक,
होता है ना, जब लोग नए नए स्कूल कॉलेज में जाते हैं तो आर आइडियलिज्म इज एक्सट्रीमली हाई। हम हर चीज़ को एकदम आइडियलिस्टिक व्यू पॉइंट से देखते हैं, जब तक एक वो स्लैप नहीं पड़ता लाइफ से, एक रियलिटी स्ट्राइक नहीं होती। तो हमारा भी वही था, हम जस्ट इंडिपेंडेंट हुए थे एंड वी आर वेरी लकी। वी आर वन ऑफ द वेरी फ्यू कंट्रीज जो एक कॉलोनाइजर थे, मतलब बिल्कुल एकदम सड़क पे थे हम, बिल्कुल वी हैव नथिंग, मतलब बिल्कुल एकदम खत्म हालत में, स्लेवरी वाली हालत थी हमारी। उससे जस्ट वी केम इनटू अ वेरी फंक्शनल डेमोक्रेसी, एक वेरी स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशन वाज देयर, एक डायरेक्टली हमको एक फंक्शनल डेमोक्रेसी मिल गई। दैट्स अ वेरी सरप्राइजिंग थिंग। 1940 से 1960 तक जब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद डीकोलोनाइजेशन हो रहा था तो ऑलमोस्ट 60-70 कंट्रीज वो थे जो इंडिपेंडेंट हुए हमारे जैसे। गिन के 4 होंगे जिनकी आज तक एक फंक्शनल डेमोक्रेसी है बेस्ड ऑन उस जमाने के कॉन्स्टिट्यूशन में। अपना पाकिस्तान नेपाली देख लो, दे हैव मल्टीपल सीरीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कहीं कू हो रहा है, कहीं मिलिट्री ने कैप्चर कर लिया, कहीं पे सिविल वॉर्स हो गई। हमारे इंस्टीट्यूशन वेरी स्ट्रॉन्ग, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। तो हम उसको भी आज भी उसको भी हम एक लाइटली ले लेते हैं कि हमारी डेमोक्रेसी फंक्शनल डायरेक्टली मिल गई हमको। तो एक वैसी ले लिया कि एक मतलब हम फॉर ग्रांटेड ले लिया कि हमको हमारे पास एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी है। तो उस जमाने में भी हम उसी तरह से ले रहे थे कि ठीक है हो गया, सबका हो रहा था, हमारा भी हो गया। सो 62 में आवर आइडियलिज्म वाज एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग। हम सोचते थे कि इंटरनेशनल बॉडीज, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी उतने ही आइडियलिस्टिक हैं जितने हम हैं, सारा वर्ल्ड ऑर्डर भी वैसे ही चलता है जैसे उसको दिखाया जाता है। सो बताइए क्या क्या किया हुआ 1962 तक, ये तो अब आप ही बता देंगे। चाइना से पहले, मारकाट से पहले, हाँ क्या क्या हुआ था ये, दिस वॉज द फेज ऑफ आइडियलिज्म फॉर इंडिया। बताइए कुछ कुछ चीज़ें पोस्ट इंडिपेंडेंस में, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर 62 तक। ठीक है, कॉमनवेल्थ के साथ हमारा था, उतना नहीं था तब रशिया के साथ। 62 के बाद हमको रियलाइज हुआ, तब हमने रशिया के साइड वो किया। अरे सबसे पहले तो हमने नाम बनाया ना, वी वर द चैंपियंस ऑफ नाम। हम थे इजिप्ट, ये यूगोस्लाविया, ये इंडोनेशिया, वी आर द 4-5 नेशन जिन्होंने नाम बनाया। सबसे पहले हमने वही देखा कि एक तो न्यूक्लियर डिटरेंस वाज देयर, तभी न्यूक्लियर बम फटा था। एक तो ये डीन्यूक्लियराइजेशन की बात चल रही थी, एंड सेकंड ये बाइपोलर वर्ल्ड ऑर्डर था। तो तुम यहाँ जाओगे कि तुम वहाँ जाओगे। हमने दोनों के लिए भी हैव अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टैंड। हमने बोला कि वी विल हैव दिस नॉन अलाइनमेंट, हम वो स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी रखेंगे। एवरी सिंगल इशू को हम प्रिंसिपल बेस लेंगे और तभी हम डिसीजन लेंगे, हम किसी कैंप में नहीं जा रहे। तो वी वर द चैंपियन ऑफ नैम, और हमने वही आइडियलिस्टिक व्यू लिया कि हम ना वहाँ लड़ेंगे ना हम इस साइड से लड़ेंगे, और हमने सोचा कि सामने वाले भी हमारे लिए न्यूट्रल रहेंगे, जो कि नहीं हुआ। सेकेंड हमने बोला न्यूक्लियर के लिए, वी वर द फर्स्ट दैट प्रपोज्ड कि कंप्लीट डीन्यूक्लियराइजेशन होना चाहिए। डीन्यूक्लियराइजेशन आपने पढ़ा होगा, सबसे पहले पीटीबीटी आया था, पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी, 1950s में आ गया था। पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी में बोला कि न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करोगे कोई भी, और उसमें पार्शियल था, इसका मतलब आप पानी के नीचे नहीं कर सकते, आप एटमॉस्फेयर में नहीं कर सकते, आप स्पेस में नहीं कर सकते, बट सब टेरेन न्यूक्लियर टेस्ट आर अलाउड। और ये भी यूएसए वाले कैंप के उस वजह से हुआ, बिकॉज दे वांट कि चाइना के पास न्यूक्लियर वेपन आ जाए। अगर आप हर जगह से न्यूक्लियर टेस्ट बैन कर दोगे तो चाइना बनाएगा कहाँ से न्यूक्लियर वेपन। हमको तब समझ नहीं आया ये चीज़, तो हम मान गए कि चलो पीटीबीटी, पार्शियल टेस्ट बैन। हमको लगा कि क्या ही ज़मीन के नीचे कोई न्यूक्लियर टेस्ट करेगा। वी वर चैंपियन ऑफ दिस डीन्यूक्लियराइजेशन एंड वी वर चैंपियन ऑफ नैम। हमने बोला हम पूरा नॉन अलाइनमेंट लेके चलेंगे। और उसके बाद जितना भी ये था, सुएज कनाल क्राइसिस हैपेंड, थोड़ा बहुत आपको आइडिया होगा ना, सुएज कनाल जो हमने देखा उस पर ब्रिटेन वालों ने अपनी फौज भेज दी थी। उन्होंने बोला कि इजिप्ट वाले कल को कोई लड़ाई होगी तो इजिप्ट वाले इसको नेशनलाइज कर देंगे, इसको बंद कर देंगे, अपने अलाइज को जाने देंगे। तो फिर ब्रिटिश और फ्रेंच ने वहाँ पे अपनी ट्रूप्स ड्रॉप कर दिया कि हम इसको खुद ही ले लेंगे, हम कैप्चर कर लेते हैं इसको। फिर यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन वाज देयर, फिर उस पर बहुत ज़्यादा नेगोशिएशन हुआ, एंड फाइनली यूनाइटेड नेशन के इंटरवेंशन के बाद उसको एक इंटरनेशनल रिसोर्स माना गया, उस पर किसी का भी नेशनल राइट नहीं था, और उसमें इंडिया वाज अ चैंपियन ओवर देयर। फिर उसके बाद कोरियन क्राइसिस हुआ कि कोरिया में जैसे ही जापान गया तो फिर यूएसए वालों ने उसको कैप्चर करने की कोशिश की, वरना उनको लगा कि यूएसएसआर वाले वहाँ पे सोशलिज्म फैलाने लगेंगे, फिर दोनों वहाँ जाके लड़ने लगे, यूएसएसआर और यूएसए। तो उसमें भी हमने एक बड़ा एक आइडियलिस्टिक स्टैंड लिया। और भी 3-4 ऐसे क्राइसिस हुए जो आप वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ोगे, उसमें भी वी टुक वेरी आइडियलिस्टिक स्टैंड। WHO बना, वर्ल्ड बैंक बना, IMF बना, देन उसके बाद गैट बना, ये जो WTO का पुराना वाला था। वी वर द फाउंडिंग मेंबर ऑफ एवरीवन, वी वर द वन जिनके ड्राफ्ट में बहुत ज़्यादा हमने नेगोशिएशंस किए कि ग्लोबल डेवलपिंग साउथ के लिए चीज़ें होनी चाहिए। हम जो कल बात कर रहे थे पीस कीपिंग ऑपरेशंस के, 1960s तक हमारे पास खाने का भी पैसा नहीं था। वी वर एट दैट पीरियड ऑफ टाइम ऑल्सो द लार्जेस्ट ट्रूप कॉन्ट्रीब्यूटर इन द वर्ल्ड। बाकी इतने बड़े बड़े देश हैं उनको नहीं, हमने वी वर द वन उस जमाने में जो लार्जेस्ट ट्रूप कॉन्ट्रीब्यूट करते थे।
एंड वी वर द वन जिन्होंने इंश्योर किया हम अपने ट्रूप्स भेज रहे हैं पीस कीपिंग ऑपरेशन से टू इंश्योर कि अफ्रीका में डीकोलोनाइजेशन हो, टू इंश्योर कि अफ्रीका में इस तरह के सिविल वॉर्स ना हो जाएं। वरना होता है ना रातों रात कोई अगर कॉलोनी वहाँ से जाए तो वहाँ पे एक पावर वैक्यूम आ जाता है, तो छोटे जो वॉरलॉर्ड्स होते हैं, छोटे जो दादा होते हैं, दे आर वेरी डेस्परेट कि हम सारा कैप्चर कर लेते हैं, उससे सिविल वॉर होते थे। कहीं कहीं का कोई मिलिट्री लीडर होगा, कहीं का कोई ड्रग लॉर्ड होगा, कहीं का कोई पॉलिटिकल लीडर होगा, तीनों लड़ने लग जाएंगे आपस में। तो वो सिविल वॉर के लिए भी हमने अपने पीस कीपिंग ऑपरेशंस भेजे। वी वर वेरी वेरी आइडियलिस्टिक एट दैट पीरियड ऑफ टाइम। हम ये अच्छी चीज़ें करने लगे। और चाइना के साथ दे वर वेरी स्ट्रॉन्ग, बार बार इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स और देर कि चाइना मिलिट्री एक एग्रेशन के लिए प्लान कर रहा है। ही इज़ पंपिंग अप हिज मिलिट्री स्पेसिफिकली नियर टू दिस अरुणाचल और लद्दाख, दोनों के पास उसका मिलिट्री कैंप्स इंप्रूव हो रहे हैं, उसके वेपनाइज ये वो सब कुछ कर रहे हैं। स्टिल हमने बोला हम पंचशील एग्रीमेंट साइन किया हमने। हमने यहाँ तक बोला कि इन साउथ एशिया, इन साउथ ईस्ट एशिया हम जो है सेकेंड करेंगे चाइनीज़ क्लेम इन द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। वी सेकेंडेड चाइनीज़ क्लेम कि आप सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबरशिप ले लो। और फिर उसके बाद वो तिब्बतन रेफ्यूजीज थी, दैट वाज अ वेरी फुलिश थिंग कि उनके कोई डोमेस्टिक इशू है, उनके तिब्बती रेफ्यूजीज थे, वो दलाई लामा, तो वी प्रोवाइड रेफ्यूज टू दिस दलाई लामा। तो वो थोड़ा सा गलत चीज़ हो जाती है कि किसी के आप पॉलिटिकल क्रिमिनल, तो हाँ पंचशील का वॉयलेशन भी उसको बोल सकते हो कि एक वो किसी की डोमेस्टिक इशू है, किसी के घर से आदमी भागा, हमने उसको अपने घर में छुपा लिया। और भी हमने ऐसे फिर चाइना के साथ यह एक्सट्रीमली आइडियलिस्टिक थिंग, हमने किसी तरह का अपना मिलिट्री पैचअप नहीं किया, हमने किसी तरह का अपना मिलिट्री अपग्रेडेशन नहीं किया, ना नॉर्थ ईस्ट में किया ना लद्दाख में किया, बिकॉज वी थॉट कि हमने पंचशील साइन कर रखा है, वी हैव वेरी कॉर्डियल रिलेशन विद चाइना, ये वो एवरीथिंग इज देयर, तो कभी कुछ हो ही नहीं सकता। तो 62 तक तो हमने, पंचशील 58 में साइन हुआ था। अच्छा अगर आपको पंचशील नहीं पता, पंचशील मतलब 5 प्रिंसिपल्स, तो हमने वही सब कि म्यूचुअल एग्रेशन नहीं करेंगे, एक दूसरे की सोवरेनिटी को रिस्पेक्ट करेंगे, वील बी हैविंग कॉर्डियल ग्रोथ एंड दिस थिंग, किसी की डोमेस्टिक पॉलिटिकल अफेयर में इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो ये हमने चाइना के साथ साइन किए थे पंजाब में, सतलुज रिवर के पास, वो वहाँ का प्रीमियर आया था यहाँ पे। फिर उसके बाद 1962 में इतनी बुरी तरह चीज़ें डाउनफॉल हुई, उसके डिप्रेशन से ही पंडित नेहरू डाइड। तो उनके पूरी पंचशील फॉरेन पॉलिसी ये वो एवरीथिंग कोलैप्स लाइक एनीथिंग, इतनी बुरी तरह एग्रेशन था, उन्होंने आधा तो पूरा स्काई चीन ले लिया और यहाँ पे दे केम टिल गुवाहाटी, अरुणाचल से मारते मारते वो गुवाहाटी तक आ गए। एंड वी डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ किसी तरह की मिलिट्री पावर्स थी नहीं कि हम उन्हें रोक पाएँ। अरे हमारे पास खाने का पैसा नहीं, हम मिलिट्री कहाँ से लाएंगे? तो वो आए तो बस ऐसे मार्च कर रहे, देयर इज नो रेजिस्टेंस, कोई रोकने वाला नहीं था। एंड 1962 में इट हैपेंस बिकॉज उस टाइम पे वो चल रहा था उनका क्यूबा मिसाइल क्राइसिस चल रहा था, तो एवरीवन वाज फोकस्ड ओवर देयर। वहाँ पे बहुत टेंशन हो गई थी। क्यूबा इज एन आइलैंड नियर टू यूएसए, तो सोवियत वाले, वो यूएसए को लग रहा था सोवियत वाले वहाँ पे मिलिट्री बम, वो न्यूक्लियर बम बना के बैठे हैं, तो उनको लग रहा था कि ये न्यूक्लियर बम मार देंगे यूएसए में। तो फिर यूएसए ने पोलैंड में अपने न्यूक्लियर बम लगा दिए कि अगर वो मारेंगे तो वहाँ से मार देंगे। तो बहुत टेंशन हो गई थी 1962 में क्यूबा में। तो जैसे ही एवरीवन वाज फोकसिंग ऑन क्यूबा, वहाँ ने यहाँ पे मारना शुरू कर दिया। 10 या 11 दिन तक उसने मारा एंड ही वाज स्टिल गुवाहाटी, मतलब ये मार्च करते करते गुवाहाटी तक आए चाइनीज ट्रूप, फिर वो खुद ही वापस चले गए। जब क्यूबन क्राइसिस खत्म हो गया, हमारा तो कुछ था ही नहीं कि हम उनको वापस भेज सकें, वो खुद ही चले गए, वो खुद चल गए। एंड दे रिस्पेक्टेड द अरुणाचल वाली जो बॉर्डर है, उन्होंने खुद ही रिस्पेक्ट कर ली और अक्साई चीन उन्होंने पूरा ले लिया 62 में। और एक और चीज़ हमने करी 48 में, हमारा ये कश्मीर वाला पूरा इशू हुआ। इंटरनल सिक्योरिटी हम डिटेल में पढ़ेंगे वहाँ पे क्या हुआ। कश्मीर वाला इशू हुआ, वो उन्होंने, पाकिस्तान ने पूरे ट्रूप्स बना के यहाँ पे पूरा उन्होंने कश्मीर का लैंडस्केप भी चेंज कर दिया, उनकी पूरी डेमोग्राफी चेंज कर दी। वहाँ पे कश्मीरी लोग नहीं रहते, पाकिस्तानी ट्रूप रहने लग गए थे। फिर उन्होंने बोला आप करा दो प्लेबिसाइड, उनकी फौज रहती है वहाँ पे, बोलते आप करा लो प्लेबिसाइड, आप हारोगे। फिर हमने प्लेबिसाइड करने से मना कर दिया एंड दैट वाज अगेन वेरी फुलिश थिंग। उसको ऐसे इसको बायलेटेड डील करने की वजह से आर आइडियलिज्म वाज सो हाई, हमने बोला हम लड़ेंगे नहीं, हम इसको यूनाइटेड नेशन ले जाएंगे, यूनाइटेड नेशन में विल बी डीलिंग विद दिस थिंग। और फिर रेस्ट तो पूरा हिस्ट्री है जो हुआ उसका। इतना ज़्यादा इंटरनेशनलाइजेशन हो चुका है उसका, आप कोई इशू, मतलब कोई है ही नहीं कि उसको बायलेटरली को रिजॉल्व कर सकें। वो सामने वाला चाहते ही नहीं वो रिजॉल्व, वो सामने वाले की रोटी उससे चल रही है। ISIG उस पर है कि पाकिस्तान पे हम कश्मीर का इशू रेस कर सकते हैं। तो दैट वाज, ये सब बहुत स्टिंजेंट फेलियर्स थे जिससे इतनी बुरी तरह हिट हुआ कि रियलिटी पे आना चाहिए। एंड इन्हीं सब फेलियर्स की वजह से बोलते हैं ही वॉज इन ग्रेट डिप्रेशन, फिर वो वैसे ही मर गए डिप्रेशन से। 62 वाला वॉज अ वाटरशेड मूवमेंट कि हम सामने वाले को सोच रहे हैं कि इतना आइडियलिस्टिक है, हम पंचशील कर रहे हैं, ही इज़ गुड फॉर अस, वी आर गुड फॉर हिम। हम बोल रहे हैं इसको भेज दो सिक्योरिटी काउंसिल, इसको परमानेंट मेंबर बना दो। और भी एग्जाम्पशंस दिए हमने कि न्यूक्लियर वेपन टेस्टिंग में इसको थोड़ा एग्जाम्पशन दे दो। एक नूपुर करके जगह है, वहाँ पे ही वॉज डूइंग हिज न्यूक्लियर वेपन टेस्टिंग। तो हमने ऑडिट में भी साइन नहीं किया कि
नूपुर के ऊपर किसी तरह का नूरपुर करके एक जगह है, टकला मकान करके, वेरी वेरी लार्ज डेजर्ट इज देयर इन चाइना, तो वहाँ पे न्यूक्लियर टेस्ट करता था चाइना वाला। तो उसके ऊपर किसी तरह की सैटेलाइट वॉचिंग नहीं होनी चाहिए, उसके लिए भी वो सपोर्टिव कि नहीं होनी चाहिए। तो 62 में वो वाटरशेड मोमेंट जहाँ पे हमको रियलाइज हुआ कि इतना आइडियलिज्म ठीक नहीं होता, जब वो मेच्योरिटी हिट करती है लोगों को। फिर ये सब 62 तक हुआ। 62 के बाद 70s तक देयर वाज अ फेज ऑफ आवर सेल्फ डिस्कवरी। इसके बाद जिंदगी बड़ी मुश्किल हुई हमारे लिए। हमने देखा 1950s में वी सपोर्टेड यूनाइटेड नेशंस एंड एवरीथिंग, और वो एक न्यूट्रल स्टैंड लेने लग गए, वो हमारे सपोर्ट में नहीं बोला। देयर वॉज क्लियर एग्रेशन बाय चाइना इन 1962, आके मार के चला गया। यूनाइटेड नेशन ने एकदम न्यूट्रल स्टैंड लिया, हमारा उससे दिल टूट गया। एंड सेकेंड, हमारा जो दिल टूटा कि वी हैव गिवन एवरीथिंग टू अफ्रीका। मतलब यूनाइटेड नेशन वाले पीस कीपिंग नहीं भेज रहे, हम अपने लोग भेज रहे हैं वहाँ पे, कि वहाँ पे अफ्रीका में डीकोलोनाइजेशन हो, उनके एपैथीड मूवमेंट ये सब हो। अफ्रीका टुक अ न्यूट्रल स्टैंड, अफ्रीका टुक अ कंप्लीट न्यूट्रल स्टैंड ओवर देयर। और यूएसएसआर के साथ हमारा उतना डीप रिलेशन नहीं था तब तक, क्योंकि यूएसएसआर और यूएसए का हम बिल्कुल नॉन अलाइनमेंट में चल रहे थे। देन वी टुक अ स्टैंड कि हम यूएसएसआर वाले के साथ थोड़ा सा क्लोज रिलेशन रखेंगे, बिकॉज पाकिस्तान के साथ भी हमारा वो कॉन्फ्लिक्ट वॉज देयर, एंड पाकिस्तान वॉज अ वेरी कोर अलाई ऑफ यूएसए, वेरी वेरी कोर अलाई। अब नहीं है, पहले बहुत कोर अलाई हुआ करता था। सो 62 में ये सब हुआ। हमारे जितने अलाय थे हम सब ने 62 में हमें एकदम न्यूट्रल स्टैंड लिया, किसी ने हमारा सपोर्ट नहीं किया। एंड उसके बाद देयर वाज अ सीरीज ऑफ ड्रॉट। 62, 64, 65 में बहुत सूखा पड़ा। 65 तक आते आते हुआ क्या कि वियतनाम में दिस यूएसए वालों ने इंक्लूड करना स्टार्ट किया। बहुत ब्लडी वियतनाम वॉर हुई, उसमें केमिकल वेपन यूज़ करने लग गए वो लोग, क्योंकि वो जंगलों में छुप गए, वो गुफाओं में छुप गए, उन्होंने ऊपर से केमिकल स्प्रे कर दिए पूरे जंगलों में। एंड फिर वो होता है, केमिकल वेपन इज वेरी अनएथिकल थिंग। हमने ओपनली उसको बोला कि हम केमिकल वेपन यूज़ करने वो नहीं है। हमको ध्यान नहीं आया कि हम जो गेहूँ है वो भी यूएसए से ले रहे थे, हमारा फूड सिक्योरिटी तो था नहीं। PL480 करके यूएसए का फूड प्रोग्राम हुआ करता था, एंड वी वर इम्पोर्टिंग वीट फ्रॉम यूएसए एट द प्रोडक्ट, उसने वो बंद कर दिया, बिकॉज हमने ओपनली अपोज कर दिया कि इस तरह के केमिकल वेपन यू शुड नॉट बी यूजिंग इन डेवलपिंग कंट्री लाइक वियतनाम। फिर उसके बाद हमारी जो फूड इनसिक्योरिटी हुई, देन 1965 में वी हैव अनदर वॉर विद पाकिस्तान। और फिर उसके बाद तब वी हैव डिसेंट रिलेशन विद सोवियत यूनियन देन सपोर्टेड अस, एंड ताशकेंत इज राइट नाउ इट इज इन उज्बेकिस्तान, तब वो यूएसएसआर का पार्ट हुआ करता था। तो ताशकेंत में एग्रीमेंट वो साइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। एंड 65 पाकिस्तान तो खैर वी हैव तब तक दैट पीरियड ऑफ टाइम वी हैव अ वेरी गुड मिलिट्री प्रेजेंस। तो हम तो लोंगेवाला से आगे चले गए, वी वेंट ऑलमोस्ट 6 इस्लामाबाद तो नहीं गए थे। इस्लामाबाद तो बहुत दूर है यार, लाहौर से पार कर दिया था। वी वेंट 60-70 किलोमीटर इनसाइड पाकिस्तान, हम आगे चले गए, लाहौर से भी आगे चले गए थे हम, 70 किलोमीटर तक चले गए। इस्लामाबाद तो बहुत दूर है यार। नहीं, हमने पूरा राजस्थान वाला फ्रंट खोल दिया था, सरप्राइजिंगली वी वेंट वेरी वेरी फार अवे। दैट वाज सरप्राइजिंग बिकॉज एवरीवन थिंक कि थोड़ा सा टिमिड लीडर है हमारे लाल बहादुर शास्त्री, उन्होंने अलाउ किया जाओ मारो, तो हम वहाँ तक चले गए। एंड फिर हम खुद ही वापस आ गए, हमने सारा लैंड उनको वापस कर दिया, एंड हमारा ताशकेंत में एग्रीमेंट हुई, और सरप्राइजिंगली वो ताशकेंत में मर गए लाल बहादुर शास्त्री, वापस ही नहीं आया वहाँ से फिर। एंड फिर उसके बाद वी हैव सीरीज ऑफ दिस, बहुत ज़्यादा हमारी फूड इनसिक्योरिटी एंड एवरीथिंग वाज देयर। हमको यूएसए ने हर तरह से फूड सपोर्ट देना बंद कर दिया, एवरीथिंग वाज देयर। फिर उसके बाद हमारा फॉरेन एक्सचेंज पूरा खत्म हो गया, जो थोड़ा बहुत ट्रेड कर रहे थे वो यूएसए बाकी लोगों से कर रहे थे, वो सारे ट्रेड भी बंद हो गया, तो हमारे फॉरेन एक्सचेंज भी नहीं थे। अब डॉलर नहीं है तो खरीदेंगे कहाँ से, रुपये तो कोई लेगा नहीं। देन फिर हमने बोला दिन में एक टाइम खाओ, हफ्ते में एक दिन मत खाओ, एंड वी वेरी रिग्रेसली पुश्ड आवर ग्रीन रेवोल्यूशन। फिर फाइनली 2-3 साल में जाके हमारी फूड सिक्योरिटी तो हमने इंश्योर करी। फिर लेट 1960s तक वी वर वेरी क्लियर सोवियत इज समवन जिनके साथ वी कैन हैव अ वेरी क्लोज रिलेशन। तो 60 लास्ट तक आते आते हमने वी हैव वेरी स्ट्रॉन्ग रिलेशन विद सोवियत यूनियन। और 1970 में तो फिर देन वी हैव दिस थिंग कि बांग्लादेश में वो सारा इश्यूज होने स्टार्ट हो गए थे। फिर 1970 में हमने मारा नहीं, पहले हमने एक फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन करी सोवियत यूनियन के साथ कि इफ समथिंग मिलिट्री बैड विल हैपन टू अस तो यू विल बी सपोर्टिंग अस मिलिटरीली, इन समथिंग बैड विल हैपनिंग टू अस तो हमारी जितनी औकात है हम विल बी सपोर्टिंग यू मिलिटरीली। 1970 में पहले हमने एक पैक्ट, फ्रेंडशिप पैक्ट साइन किया सोवियत के साथ। देन वी मार्च इनटू बांग्लादेश, ईस्टर्न पाकिस्तान एट द पीरियड ऑफ टाइम। और फिर तो ज़बरदस्त हुआ, वो न्यूक्लियर फ्लीट वो लेकर आ गए यहाँ पे। यूएसए वाज अ वेरी, मतलब पाकिस्तान वाज अ क्लोज अलाइव यूएसए, तो यूएसए ब्रॉट इज न्यूक्लियर फ्लीट इनटू बे ऑफ बंगाल। न्यूक्लियर फ्लीट मतलब वो सबमरीन्स और वो सब लेके आ गए जिसमें न्यूक्लियर वेपन्स थे टू थ्रेटन अस। एयरक्राफ्ट कैरियर तो फिर भी ठीक है, वो न्यूक्लियर वेपन लेकर आ गए वहाँ।
इन द चिटागोंग के पास उन्होंने खड़े कर दिए, जस्ट नियर टू कोस्ट ऑफ बांग्ला, ये वेस्ट बंगाल, कि हम न्यूक्लियर वेपन से मार देंगे। तो सोवियत यूनियन ऑल्सो ब्रॉट दिस न्यूक्लियर फ्लीट वहाँ पे। तब हमें क्लियर हुआ कि सोवियत इज़ आ फ्रेंड ओवर देयर। और फिर सोवियत और बाकी के सपोर्ट से वी हैव दिस कंप्लीट 14 दिन में सब कुछ करके हमने वी हैव दिस इंडिपेंडेंस ऑफ दिस थिंग। फिर सिक्किम में भी सेम कहानी करी थी। सिक्किम का तो छोड़ो, वो तो फिर ज़्यादा हो जाएगा। सिक्किम में भी फिर जस्ट टू चेक कि इंडिया का प्रेजेंस कम हो, सिक्किम तब एक इंडिपेंडेंट स्टेट था, सिक्किम इंडिया का पार्ट नहीं था। 75 में बाय 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वी हैड सिक्किम। तो उन्होंने हनी ट्रैप किया वहाँ के राजा को, CIA के एक एजेंट के साथ शादी करा दी वहाँ के राजा की, और उस राजा को जो उसने फिर वाइट वॉश किया उस लड़की ने, और कंप्लीटली द सिक्किम वाज रूल्ड बाय दिस वो गर्ल, और गर्ल वो CIA की एजेंट थी वहाँ पे। एंड सिक्किम इतनी बुरी तरह, देन ही वाज कंप्लीटली अगेंस्ट इंडिया, एंड सिक्किम वाज अबाउट टू गेट साइंड बाय दिस चाइना। उस ज़माने में चाइना और USA वाज नॉट इतने बड़े एनिमी नहीं हुआ करते थे। फिर उसमें सोवियत और बाकी के इंटरफेरेंस के बाद, एंड दिस जो हमारा भी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, ही वाज चैंपियन इन दिस काइंड ऑफ थिंग। वो वहाँ पे जाके उन्होंने सब कुछ एक्सपोज करके और राजा को ही हटा दिया, एंड देन सिक्किम वाज एडेड इनटू इंडिया। हाँ, फिर नहीं, पहले उन्होंने राजा का सारा ये पॉलिटिकल बेस हटाया वहाँ से, फिर वहाँ पे जो दूसरी पार्टी थी उनका पॉलिटिकल बेस बढ़ाया, फिर उसमें हमने ये प्लेबिसाइड कराया, फिर सिक्किम वाज एडेड इनटू इंडिया। इसमें भी USA वाज प्लेइंग हिज हैंड कि सिक्किम भी अगर हम हटा पाए इनमें से, देन सिक्किम यहाँ पे ऐड हुआ। एंड फिर कहाँ तक पहुँचे हम, 1974-75 फिर हमने न्यूक्लियर टेस्ट ही कर लिया। 1974 में वी आर फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट, और फिर उसके बाद तो जो हमारी बुरी हालत हुई, फिर वी वर कंप्लीटली एक्सक्लूडेड फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। बस फिर एक सोवियत हमारा दोस्त हुआ करता था। 1970s वाले सैंक्शन वेरी टफ, वेरी टफ। वैसे ही कोई ट्रेड वेड तो कर नहीं रहे हम, थोड़े बहुत जो डॉलर थे वो भी चले गए हमारे। अगर हम एक्सपोर्ट करेंगे तभी डॉलर कमाएंगे। डॉलर कमाने का एक ही तरीका होता है, हम प्रिंट तो कर नहीं सकते। इफ़ वील बी सेलिंग समथिंग आउटसाइड ऑफ इंडिया, तो वो सामने वाला हमको डॉलर देगा, और तब तो कोई आ नहीं रहा टूरिज्म करने, तो डॉलर और कोई तरीका नहीं था। तो आर फॉरेन एक्सचेंज वेरी बैड। हाँ, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी वॉज देयर। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी तो हमेशा ही रही हमारी। फिर 1980s तक आते आते आर कंप्लीट इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट वॉज विद USSR, और किसी के साथ नहीं करते थे हम, और कोई था ही नहीं किसी के साथ करेंगे। फिर 1990s में USSR ब्रोक डाउन, फिर हमारी हालत बहुत ख़राब हो गई। हमारे फॉरेन एक्सचेंज ख़त्म हो गए मतलब ख़त्म हो गए। वी हैव ओनली 2-3 वीक्स ऑफ डॉलर रिमेनिंग, कि 2 हफ्ते 3 हफ्ते के तेल खरीदने लायक हमारे पास डॉलर बचा था। देन इतना मतलब USA देन फोर्स्ड अस रातों रात अपनी इकोनॉमी खोलो। वॉशिंगटन कंसेंसस बोलते हैं उनको। गोल्ड प्लेज करना पड़ता है कि अगर एक वो होता है IMF के साथ, अगर आपके पास जितना फॉरेन एक्सचेंज है 15% आप ले सकते हो गोल्ड प्लेज करके। गोल्ड प्लेज करना बड़ी बात नहीं होती, डॉलर खत्म हो जाएंगे तो दिक्कत होगी। सो वी हैव फॉरेन एक्सचेंज ऑफ 2 वीक्स। तो वी वर फोर्स्ड बाय USA कि आप अपनी सारी इकोनॉमी खोलो, तभी रातों रात हमने अपनी इकोनॉमी खोल दी। एंड अनदर थिंग जो तब हुई 91 में, आपको पता होगा कि फर्स्ट वेस्ट एशिया वाली वॉर स्टार्ट हो गई थी। इराक ने जो है कुवैत को इन्वेड कर दिया था, और USA ने पूरा इराक में अपने फोर्सेस भेज दिए थे। सद्दाम हुसैन पूरा उन्होंने अपने फोर्सेस भेज दिए थे इराक में। अरब स्प्रिंग बहुत लेट हुई है, वो अरब स्प्रिंग नहीं है। तो उसके वजह से फिर क्या हुआ कि वहाँ पे इंडियन डायस्पोरा वाज वेरी स्ट्रांग, तो हमको सारे लोग वापस लाने पड़े। और 2-4 जो डॉलर हम कमा रहे थे वो डायस्पोरा से कमा रहे थे, कि वहाँ पे लोग कमाते हैं, वहाँ पे डॉलर यहाँ पे भेज रहे थे। तो हमारा जो पूरा डॉलर इनकमिंग थी सारी बंद हो गई, सारी बंद हो गई। USSR टूट गया तो हम सारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी उससे करते थे, हमारा वो भी खत्म हो गया। फिर वी वर रातों रात वी वर बीइंग फोर्स्ड कि हम पूरी इकोनॉमी खोलें। इसलिए कोई ट्रांजिशन नहीं था, आज तक सब गवर्नमेंट चला रहा था। कल सुबह बोला जिसको जो करना है करो, पूरी इकोनॉमी फ्री है। दैट वॉज बीन फोर्स्ड बाय IMF एंड वर्ल्ड बैंक। उसको वॉशिंगटन कंसेंसस बोलते हैं। बट हमने कभी IMF से लोन नहीं लिया, ये आपको पता होना चाहिए। और 360 का आर्टिकल है जिसमें फाइनेंशियल इमरजेंसी लग सकती है। बिल वॉज देयर बट वो कभी पास नहीं हुआ, फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी। एंड वी हैव नेवर टेकन एनी काइंड ऑफ मॉनेटरी सपोर्ट फ्रॉम IMF से कर्जा नहीं लिया हमने। फिर उसके बाद हमने अपनी इकोनॉमी खोली, बिकॉज वी वर फोर्स्ड टू ओपन अप इकोनॉमी, क्योंकि तो USSR टूट गया और वहाँ से पूरा वेस्ट एशिया खराब हो गया हमारा। एंड डोमेस्टिक पॉलिटिक्स भी बहुत खराब थी हमारी उस टाइम। हमारा इन्फ्लेशन वॉज, अपनी इकोनॉमी पड़ा होगा, इन्फ्लेशन वॉज एक्सट्रीमली हाई। हमारा फिस्कल डेफिसिट एकदम ऊपर रहता था। हमारा मतलब लिक्विडिटी हुआ ही नहीं करती थी। इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा थी कि जो आपने CLR SLR पढ़ा होगा, SLR वो 50%। मतलब अगर बैंक के पास 100 रुपये हैं तो 50 रुपये आप सरकार को दो, और बाकी का जो पैसा है उसमें से 50 रुपये चले गए, 50 रुपये बचे, उस 50 का भी जो 50% है मतलब 25 रुपये वो आप किसानों को दो। जो बचा हुआ 25 रुपये उसको आप यूज़ कर सकते हो बस। और वो जो बैंक है वो खुद भी सरकारी है, तो 25 रुपये जो बचा हुआ है वो भी सरकार को दे देता था।
मतलब कोई किसी तरह का लेंडिंग वेंडिंग कुछ होता ही नहीं था, क्योंकि इन्फ्लेशन ही इतना ज़्यादा है। अगर आप लेंडिंग अलाउ करोगे तब तो इन्फ्लेशन पार चला जाएगा बिल्कुल। फिर हमको अपना एक्सचेंज रेट भी इंप्रूव करना पड़ा, क्योंकि पहले एक्सचेंज रेट हमारा ओपन मार्केट वाला नहीं था, दैट वाज अ पेग्ड एक्सचेंज रेट। मतलब मैं अपने मन से बता दूंगा कि $1 24 रुपये होगा, $1 18 रुपये होगा। हम मार्केट एक्सचेंज से नहीं चलते थे, बिकॉज क्लोज इकोनॉमी है, मार्केट एक्सचेंज से चलेंगे, डॉलर हमारे पास है ही नहीं वैसे भी, पता चला $1 400 रुपये हो जाएगा, हमारा वैसी हालत ख़राब हो जाएगी। और तो हमको रातों रात सब चेंज करना पड़ा। हमने अपनी इकोनॉमी खोली, हमने अपने इकोनॉमिक लॉज बदले, हमने अपनी बैंकिंग सिस्टम बदली, हमने एक्सचेंज रेट चेंज किया। जब एक्सचेंज रेट चेंज किया तो हमारा 18 रखा था हमने, 18 से 26 चला गया वो। तो मतलब ऑलमोस्ट 40-45% डिक्रीज इन एक्सचेंज रेट वॉज देयर, एंड वी वर फोर्स टू डू दिस थिंग बिकॉज हालत ही इतनी ख़राब हो गई उस पीरियड। और इसको वॉशिंगटन कंसेंसस बोलते हैं। आपने इकोनॉमी में पढ़ा होगा कि अगर आपके साथ आपको अगर IMF के साथ बेल आउट के किसी भी तरह के क्लॉज में आना है तो पहले आपको अपनी इकोनॉमी खोलनी पड़ेगी। ओपन मार्केट, इंडिपेंडेंस, ये गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी, फिजिकल डेफिसिट कम करो, टैक्सेशन कम करो। वो बस इसलिए करते हैं क्योंकि आप इंटरनेशनल मार्केट में आ जाओ और कल को आप डॉलर के साथ ट्रेड करो। डॉलर के साथ ट्रेड करोगे तो देन यू विल बी वल्नरेबल टू एनी काइंड ऑफ चेंजेस इन डॉलर। तब मैं आप पे दादागिरी कर सकता हूँ, मैं आपका डॉलर बंद कर दूंगा, डॉलर रिजर्व बंद कर दूंगा। तो वो फोर्स करते थे कि आप इसको डॉलर इकोनॉमी ओपन कीजिए। एंड 1991 के बाद तो फिर वी वेरी विग्रेसली हैव आवर रिलेशन विद साउथ ईस्ट एशिया, क्योंकि अब तो फिर यूएसए ही बचा है, बाकी तो है नहीं कोई दूसरा। तो साउथ ईस्ट एशिया उसका बहुत स्ट्रॉन्ग वाला है यूएसए का। उससे पहले हम साउथ ईस्ट एशिया को जानते ही नहीं थे। तो वी improve our relation with South East Asia. We improved our relation with West Asia. West Asia was also an ally of USA. Then we improved our relation with countries like Israel. Israel उससे पहले हम जानते भी नहीं थे। एंड फिर तो रेस्ट इज हिस्ट्री कि हमने अपनी इकोनॉमी 5-6 सालों में वी हैव 7% 8% ग्रोथ रेट। इंटरनेशनल हमने इंटीग्रेशन किया और फिर हमने सब हर तरफ से ओपन अप करना स्टार्ट किया। वी हैव स्ट्रेटेजिक रिलेशन विद एवरी कंट्री, बट उसमें भी द फर्स्ट स्ट्रेटेजिक रिलेशन दैट वी साइन वाज विद रशिया। सबसे पहले हमने रशिया के साथ ही किया। और आज भी इफ़ वी हैव टू से वन नेचुरल पार्टनर ऑफ इंडिया जिनके साथ हमारे वी हैव एक नेचुरल अलाइनमेंट, दैट इज रशिया। क्या चीज? रशिया ने 2001 में, हो सकता है, मेरे को डाउट है, हो सकता है। और अब तो खैर वी हैव मल्टीपल स्ट्रेटेजिक रिलेशंस। 1999 में वी हैव आवर एक डी फैक्टो न्यूक्लियर वेपन स्टेट बन गए और न्यूक्लियर वेपन स्टेट बने हम, बट उसके बाद भी सैंक्शंस वर वेरी स्ट्रॉन्ग। बट हमने देखा बिकॉज ऑफ आवर इकोनॉमिक प्रोग्रेस हमारे सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट भी साइन हो गई, फिर तो नॉर्मल होता है। इफ़ यू हैव अ सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट तब ठीक है। और आर इकोनॉमिक जो हमने अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करी सामने वाले के लिए वो सो एक इतनी ज़्यादा थी वो कि हमने न NPT साइन कर रखा है ना हमने NSG बना रखा है। NPT इज नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। 1960s में देयर वाज दिस नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, हम डिस्कस कर ही लेंगे, न्यूक्लियर भी इंपॉर्टेंट है ये। नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी में क्या होता है कि आपको साइन करना है कि एक 5 न्यूक्लियर वेपन स्टेट उन्होंने रिकग्नाइज कर दिए कि ये 5 हैं, इस दुनिया में ये न्यूक्लियर वेपन रखेंगे, बाकी की दुनिया न्यूक्लियर वेपन नहीं रखेगी। अब सब साइन करो कि जो नहीं रखेंगे वो कभी नहीं बनाएंगे, और जो उनके पास न्यूक्लियर वेपन है दे विल नॉट प्रोवाइड न्यूक्लियर वेपन टेक्नोलॉजी टू दिस नॉट हैव नॉट्स। ये बहुत डिस्क्रिमिनेटरी है। ये नहीं बोल रहे कि पूरी वर्ल्ड को हम डीन्यूक्लियराइज कर देंगे, ये बोल रहे हैं 5 लोग रखेंगे, बाकी की दुनिया नहीं रखेगी। और इसमें भी द पॉलिटिक्स वॉज कि 1966 में द ड्राफ्ट ऑफ NPT वॉज प्रेजेंटेड इन यूनाइटेड नेशंस, और उससे 2 हफ्ते पहले चाइना हैज टेस्टेड इज न्यूक्लियर वेपन्स। तो वो बस वेट कर रहे थे कि 5वां जो परमानेंट मेंबरशिप है, और US एंड चाइना वाज गुड ओवर दैट पीरियड ऑफ टाइम कि चाइना भी एक न्यूक्लियर वेपन बन जाए, उसके बाद हम ये NPT लेकर आएंगे। तो बस जैसे ही चाइना बना वो NPT लेकर आ गए, एंड वी हैव नेवर साइंड दिस NPT। और NSG की तो और इंटरेस्टिंग कहानी है। NSG इज न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप। तो NSG के लिए मतलब इफ़ यू आर अ मेंबर ऑफ NSG, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप के मेंबर हो, देन ओनली यू आर लेजिटिमेटली अलाउड टू इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और यूरेनियम। अगर आप मेंबर नहीं हो तो आपको बहुत हाथ पैर मोड़ने पड़ेंगे, जैसे हमने मोड़ रखे हैं। तो वी आर नॉट अ मेंबर ऑफ NSG। 40-50 कंट्रीज आते हैं जो NSG के मेंबर हैं, और वो लेजिटिमेटली अलाउड हैं, वो यूरेनियम इंपोर्ट कर सकते हैं, वो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी इंपोर्ट कर सकते हैं। सो 1974 में हमने अपना न्यूक्लियर वेपन टेस्ट किया। वी वर ऑन द वर्ज, तब हम बने नहीं थे, वो प्रोटोटाइप था, वो उतना हुआ नहीं, तो वी वर नॉट अ न्यूक्लियर वेपन सेट एट दैट पीरियड ऑफ टाइम। एंड USA वाज सो फेरोशियस, उन्होंने बोला इसको अब चेक करना पड़ेगा। तो 1974 में NSG वॉज क्रिएटेड जस्ट टू चेक इंडिया डज नॉट हैव न्यूक्लियर वेपन, बस इसीलिए बनाया। NSG वॉज ऑल्सो एन एंटी इंडिया थिंग, इसलिए दैट्स लोग बोलते हैं ना कि NSG की हमें मेंबरशिप नहीं मिलेगी, तो इसलिए बोलते हैं बिकॉज बनाई वो हमारे अगेंस्ट था। हमें कभी न्यूक्लियर वेपन ने डेवलप कर पाए हम, तो उसके लिए एक इन्होंने अदर टूल निकाल दिया। इसको कभी हम किसी तरह की सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी या यूरेनियम नहीं प्रोवाइड करेंगे बिकॉज ही इज मेकिंग न्यूक्लियर वेपन्स।
बट समय बदला, सब बदला। यूएसए वाज द फर्स्ट कंट्री जिन्होंने सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट साइन करी हमारे साथ। एनएसजी का चाइना इज अ मेंबर। China is still doing nuclear tests. China is still making nuclear weapons. वो still is a member of NSG. He has signed NPT. He is doing everything. ये सब we'll write tomorrow. अरे यार, तुम तो पूरा क्लास में सोते हो। सर, जब रशिया ने इंडिया को इतना सपोर्ट किया, तो जब रशिया और यूक्रेन वॉर पे इंडिया ने क्यों नहीं किया सपोर्ट रशिया को? यही है स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी। नहीं, हमने ओपन स्टैंड लिया है कि वॉर नहीं होनी चाहिए, दे शुड बी, वी वर अगेंस्ट रशिया इन दिस थिंग। यही स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी होगी ना, कि यार वो यूनिलैटरली कैसे किसी को मारा है तो हम सपोर्ट थोड़ी करेंगे। हमने ओपनली वो बोला है। मोदी जी ने तो बड़े स्ट्रिक्ट शब्दों में बोला है कि ये तो 20वीं सदी का काम कर रहे हो तुम, ऐसे किसी दूसरी देश की सोवरेनिटी चैलेंज करना। का पार्ट था और रशिया का कहना ये था कि यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज वगैरह है जो मैं नहीं चाहता कि यूएसए तक जाए। तो सर यूक्रेन भी तो यूएसए को ज्वाइन कर, नाटो को ज्वाइन करना, वो चीज तो कहीं ना कहीं गलत। अरे आप प्रोपागेंडा बहुत सुन रहे हैं। उसी को तो प्रोपागेंडा बोलते हैं। ये आप एक साइड की कहानी सुन रहे हो ना, आप वेस्टर्न मीडिया की न्यूज़ सुन रहे हो। ठीक है, इसको एंडी कर दीजिए तो। Thank you.